स्टार्ट हो गया। हाँ, तो कल हमने क्या देखा था? कल हमने देखा था क्या, बच्चों के अंदर एजुकेशन का वैल्यूज डाला जा सकता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ, तो कल मैं देखा था कैसे बच्चों के अंदर सोशल वैल्यूज को या एथिकल वैल्यूज को प्रमोट किया जा सकता है। ठीक है, तो उसके अंदर हमने सब कुछ देखा था, ये सब चीज। आइडियल टीचर क्या होता है, नहीं होता, वो भी हमने सब कुछ देखा था। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि गांधीयन कुछ प्रिंसिपल स्टार्ट करते हैं। ठीक, उसमें से एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है क्या, ट्रस्टशिप प्रिंसिपल ऑफ गांधी। ठीक है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि हमारे इस प्रिंसिपल, ये जो गांधी का जो ये प्रिंसिपल है गांधी जी का, ये ट्रस्टशिप वाला, वो क्या है हमारा, कहीं ना कहीं आज के टाइम में एक क्वेश्चन आता है ना कि हमारा कि व्हाट इज द रेलिवेंस ऑफ गांधीयन वैल्यू इन प्रेजेंट डे या फिर मॉडर्न डे लाइफ। ठीक है, मॉडर्न डे एरा के अंदर, ठीक है, मॉडर्न वर्ल्ड में गांधीयन फिलोसफी का क्या वैल्यू है। ठीक, तो उसका सबसे ज्यादा जो वैल्यूज है ना, एक ये एग्जांपल से क्लियर होगा। ठीक है, ये गांधी जी का बहुत सारा वैल्यूज है, उनमें से सिर्फ एक वैल्यू है हमारा प्रिंसिपल है ट्रस्टशिप का। ये क्या होता है मेनली, आज के टाइम हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो भी कैपिटलिज्म का इश्यू हो गया या फिर जो क्लास कैपिटलिज्म, मतलब क्या हो रहा है कि एक रिच बिकम रिचर, पुअर बिकम पुअर। जिसके कारण क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर पॉवर्टी बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है। ठीक है, इनइक्वालिटी बढ़ रहा है। ठीक, तो सोशल इनजस्टिस हो रहा है। ठीक है, तो ये सब जो मॉडर्न एरा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी गांधी जी के प्रिंसिपल के में अंदर है। कैसे? अब देखो मेनली क्या होता है, गांधी जी का ये बोलना था कि भैया अगर किसी के पास कुछ एक्स्ट्रा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसको ओन करे। जैसे मान लिया जाए मेरे पास, ठीक है, मान लो एक पर्सन है, ठीक ना, उसके पास 11 रूम का घर है। ठीक है, क्लियर? तो गांधी जी का ये कहना था कि वो जो घर है ना, वो उसका प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, वो खाली उस प्रॉपर्टी का मतलब केयर टेकर है। ठीक, क्लियर है? क्लियर है? केयर टेकर है, तो वो हाँ, उतना यूज करे खुद जितना उसको जरूरत है, बाकी है जो जो नीडी लोग हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करे। ठीक है, गांधी जी का ये प्रिंसिपल था। मतलब अल्टीमेटली बताइए, जितना जरूरत है आप उसको उतना कंज्यूम करो। ठीक है, जैसे एग्जांपल इंडिया के अंदर पार्लियामेंट हाउस है, ठीक, दिल्ली के अंदर। अब 20 एकड़ के अंदर क्या है कि सिर्फ एक प्रेसिडेंट साहब रहते हैं हमारे। ठीक है, लगभग 350 कमरों का घर है उसका। ठीक, अब क्या है, उतना एरिया में, अब मान लो कि 20 एकड़ में, यहाँ एक तरफ तो ये बंदा इतना में रह रहा है, ठीक, 20 एकड़ एरिया में, दूसरी तरफ का 1 एकड़ में झोपड़पट्टी, वहां पे जहाँ पे लाखों लोग रह रहे हैं, हजारों लोग रह रहे हैं 1 एकड़ के अंदर। ठीक है, तो महात्मा गांधी अनलाइक मार्क्स, मार्क्स का क्या कहना था कि भैया लोगों को छीन के लो। देखो मार्क्सियन थ्योरी में क्या था कि भैया सोसाइटी सोशल कॉन्फ्लिक्ट रियलिटी है हमारा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो हाई क्लास है, जो रिच क्लास है और जो पुअर क्लास है, वो अपने आप रिच क्लास नहीं देने वाला है आपको। ठीक है, आपको छीनना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है वो हमारा क्या, वायलेंस का बात कहता है, मतलब क्या, छीन के अपना हक लो। ठीक है, छीन के लेंगे अपना हक, इस टाइप से। लेकिन गांधी फिलोसफी क्या, इसके उल्टा है। ठीक है, गांधी फिलोसफी क्या बोलता है कि भैया ये जो आपके पास ज्यादा है, आप इसके ओनर नहीं, आप इसके मालिक नहीं हो, ये खाली भगवान की तरफ से आपको मिला है, आप इसको संभालने के लिए हो। ठीक है, तो आप उतना जितना नीड है उसको लो, संभालो, और बाकी दूसरों को भी मौका दो। तो महात्मा गांधी अनलाइक मार्क्स viewed the property should not be snatched away from the rich or capitalist people, जैसे मार्क्सियन थ्योरी में था कि अमीरों से छीन लो। गांधीयन थ्योरी में क्या है कि ऐसा नहीं है, rather they should consider themselves as trustee of the property। ठीक, उनको ओनर नहीं समझना, उनको एक ट्रस्टी समझना है। ठीक है, they should bring a lasting benefit to the society and state at large। उनका ये माना था, फूड हो गया, क्लॉथ हो गया, शेल्टर हो गया, आर द बेसिक नीड ऑफ द ह्यूमन बीइंग, सो द एक्सेस वेल्थ और प्रॉपर्टी ऑफ द रिच कैन ऐड वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी इन विच दे प्रेजेंट। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि अब जैसे मान लो कि मेरा एक घर है। ठीक है, मान लो इसके अंदर 11 कमरे। ठीक, अब मान लो दूसरा, तब क्या हुआ कि उससे मतलब क्या हुआ, मेरे आसपास के एरिया में बाढ़ आ गया। ठीक है, बाढ़ आ गया, लोगों का घर वर उजड़ गया, लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है। ठीक, क्लियर है? वह सिचुएशन में क्या है कि भैया आप अपना लिए तो सफिशियंट, आपके लिए 2 रूम भी है। ठीक है, बाकी का 9 रूम है, आप एक टाइप से लोगों का इमरजेंसी में 1 वीक के लिए रहे, मतलब कुछ दिनों के लिए उनको मतलब एक टाइप रहने के लिए दे सकते हो। ठीक है, जिससे कि सोसाइटी का वेलफेयर हो जाए। तो गांधीयन फिलोसफी यहाँ पे फोकस था। ठीक है, भैया जो आपका प्रॉपर्टी क्लास है या वेल्थी क्लास है, उससे आपको स्नैच नहीं करना है, छीनना नहीं है। ठीक है, बल्कि प्रॉपर्टी क्लास को खुद को कहीं ना कहीं अपना मतलब अंदर ये डालना है कि भैया हम इस प्रॉपर्टी के ओनर नहीं, मैं क्या, ट्रस्टशिप है। ठीक है, ट्रस्टी है, और जो एक्सेस प्रॉपर्टी है मेरा, उसको कहीं ना कहीं सोसाइटी के वेलफेयर पे को यूज करना है। ठीक, अब जो गांधी जी का ये फिलोसफी था ट्रस्टशिप का, उसका फीचर क्या क्या है, ये क्या, कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में कहीं ना कहीं जा रहा है। ठीक है, ट्रस्टशिप इज एम एट रिफॉर्मिंग द कैपिटलिस्ट सोसाइटी। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या होता है, भैया सब कुछ मेरे को प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाना है, बनाना है, बनाना है, बनाना है, बनाना है। ठीक है, दूसरे कोई फर्क नहीं, तो उसे कहीं ना कहीं ये कैपिटलिज्म से लड़ने का एक बहुत अच्छा टूल है हमारा।
It advocates that rich people should change themselves and should come forward to use their property for the betterment of the society. तो इनका ये कि अल्टीमेटली क्या है कि रिच पीपल को खुद से वॉलंटरली आगे आना चाहिए और सोसाइटी के लोगों को हेल्प प्रोवाइड करवाना चाहिए। जैसे आज के टाइम में देख सकते हैं क्या कि सोनू सूद का एग्जांपल ले लिया जाए, ठीक है, तो वो बोल सकते हैं स्टेट रेगुलेशन, द स्टेट शुड कम फॉरवर्ड टू रेगुलेट द सिस्टम। तो ये जो अब क्या हो रहा है कि अब सब इंसान के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता है कि भैया जैसे मान लो कि हमारे अंबानी भाई साहब वो चाहते हैं कि भैया मैं एक्सेस प्रॉपर्टी से लोगों का भला करूं, तो अब ऐसा थोड़ी होगा अपना रिलायंस का काम छोड़ के वो मतलब लोगों का नीड पूरा करते घूमेंगे। वो क्या करेंगे अल्टीमेटली किसी एक मीडियम के थ्रू या फिर एक चैनल के थ्रू लोगों को हेल्प पहुंचाएंगे। वो चैनल हमारा स्टेट भी हो सकता है, एनजीओ भी हो सकता है, ठीक है। State regulation, state should come forward to regulate the system. In that case there should be no discrimination, ठीक है, मतलब सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए। It will be done in the most peaceful way, ठीक, जिससे वायलेंस ना हो कहीं ना कहीं, क्योंकि आप ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा अल्टीमेटली सोसाइटी के अंदर गल्फ बढ़ेगा, रिच पुअर में गल्फ बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, और एट द लास्ट क्या होगा फिर वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट होगा सोसाइटी के अंदर। सेल्फ सेटिस्फेक्शन मतलब क्या, अगर आप सिंपल सा लोगों का भलाई के लिए कुछ कर रहे हो तो उससे आपका खुद का भी एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है। अंडर ट्रस्टशिप एनी रिच मैन कैन नॉट यूज हिज एक्स्ट्रा वेल्थ फॉर हिज सेटिस्फेक्शन, मतलब क्या, अगर किसी पास एक्स्ट्रा है, ठीक ना, एक्स्ट्रा मतलब मान लो आपके घर में 11 रूम है, ठीक है, आपसे पढ़ने वाले 3 लोग हैं, ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि आप जो एक्स्ट्रा है वो तो किसी काम का नहीं है, बाकी का 9 रूम का किसी काम का है नहीं, ठीक है, तो एक्स्ट्रा वेल्थ हुआ आपके लिए, तो वो कहीं ना कहीं आपके आपका जो सेटिस्फेक्शन तो आपको दे नहीं रहा है वो चीज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आप उस वेल्थ का यूज नहीं कर पा रहे हो, ठीक, तो कहीं ना कहीं आप सोसाइटी का कहीं ना कहीं हक का भी छीन रहे हो, ठीक है, तो इसीलिए आपको अपना एक्स्ट्रा वेल्थ है सोसाइटी के वेलफेयर में लगाना है। He also cannot use the wealth for the promoting anti-social activities. The state should guide the rich how to utilize the wealth for the benefit of the state. Clear है? No private ownership. तो गांधी का ये कहना था भैया कोई प्राइवेट ओनरशिप होना चाहिए। The wealth should not be won by any private fellow. ठीक ना? वो ग्रुप के द्वारा होना चाहिए, चैनलाइज होना चाहिए, ग्रुप ओनरशिप होना चाहिए। It can only be done by the consent of the people in the society at large. ठीक, फिक्स्ड मिनिमम इनकम, स्टेट को क्या अपना मिनिमम इनकम फिक्स करना चाहिए जिससे कि जो बेसिक नीड है लोगों का वही पूरा हो सके, ठीक है। सोशल वेलफेयर मतलब क्या इस गांधी जी का जो ये प्रिंसिपल था ट्रस्टशिप का हिस्सा, ट्रस्टशिप का, उससे क्या आता है सोसाइटी के अंदर सोशल वेलफेयर भी प्रमोट होता, ठीक है। The rich people should come voluntarily to join their hand with the common people and decide major for the welfare of the society by the appropriation of the extra wealth possessed by the rich man, ठीक है। However, Gandhi concept of trustship was quite difficult to apply in democratic sector of India, ठीक है। ये थियोरेटिकली बहुत अच्छा है लेकिन रियल में ये पॉसिबल उतना ज्यादा है नहीं, ठीक है, खासकर इंडिया से कंट्री में। इट हैड रिड्यूस्ड अ मैन टू अ स्लेव हु शुड, इतना इतना ठीक है, हटाओ। द पॉजिटिव साइड ऑफ द गैप बिटवीन, इस तरह पॉजिटिव साइड ये होता है, ये गांधी जी का जो ये हमारा कॉन्सेप्ट था, फिलोसफी था ट्रस्टशिप का, उसका सबसे बड़ा जो पॉजिटिव साइड था ये था, अगर ऐसा हो पाता है कभी छोटे लेवल पर ही क्यों ना हो, इससे क्या होगा सोसाइटी के अंदर जो रिच और पुअर के बीच का जो गल्फ है ना वो कहीं ना कहीं वो रिड्यूस होगा। तो गांधी ने क्या बताया था कि भैया इंसान के जो लाइफ में है ना 7 पाप होता है, टोटल 7 पाप होता है, 7 सिंस जिसको गांधी जी ने कहा था। एक क्वेश्चन आ भी चुका है, ठीक है, तो 7 सिंस क्या क्या है। गांधी का ये कहना था वेल्थ विदाउट वर्क, अगर कोई इंसान अगर वेल्थ उसके पास आ रहा है बिना किसी काम के तो कहीं ना कहीं वो उसको करप्ट बना रहा है उस इंसान को, ठीक है, उस इंसान को कहीं ना कहीं वो पापी बना रहा है, ठीक। प्लेजर विदाउट कॉन्सेंस, ठीक, अगर मतलब आप किसी चीज में आप मतलब इतना इन्वॉल्व हो गए हो कि आप अपना बुद्धि सोचने का शक्ति छोड़ चुके हो, ठीक नहीं, आपको होश नहीं कि आप जो काम कर रहे हो सही है कि गलत है, मॉरली है कि नहीं है, ठीक है, आप खाली अपना प्लेजर के बारे में सोच रहे हो, ये भूल जा रहे हो कि भैया जो आप कर रहे हो आपका कॉन्साइंस उसे मर चुका है, आपका कॉन्साइंस काम नहीं कर रहा है। बिना कॉन्साइंस का सुने, कॉन्साइंस क्या होता है, अंतरात्मा की आवाज, ठीक है। आप अपना मॉरलिटी प्रिंसिपल सबको भूल भाल के, इथिकल क्या है नहीं है सब कुछ भूल भाल के सिर्फ अपना प्लेजर के बारे में सोच रहे हो तो पाप है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या जो कहीं ना कहीं सेक्सुअल हरासमेंट हो गया इस टाइप का केसेस, ठीक है। साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, अगर मान लो कि आज के टाइम में कोई साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, अगर मान लो उसमें ह्यूमैनिटी टच नहीं है, एग्जांपल कोरोना वायरस का वैक्सीन बना, ठीक है, साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ लेकिन आप उसको एक वैक्सीन को 10,000 रुपए में बेच रहे हो, तो कहीं ना कहीं लोग अफोर्ड कर नहीं पाए और कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जा रहा है ये चीज, क्योंकि ज्यादातर लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे, आप अपना प्रॉफिट मोटिव से उसको बेच रहे हो। नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, तो आप नॉलेज कितना भी गैदर कर लो लेकिन अगर आपके अंदर कैरेक्टर नहीं है तो आप कभी भी वो नॉलेज आपके काम में नहीं आ पाएगा। जैसे एग्जांपल महाभारत के अंदर क्या है, कर्णा का, ठीक, कर्णा ने क्या किया था, वो मतलब 6 पांडवों में सबसे ज्यादा एलिजिबल पर्सन था वो, ठीक है, सबसे ज्यादा एक टाइप से बोला जाए तो नॉलेजेबल पर्सन था, लेकिन कहीं ना कहीं उसने गलत मेथड का यूज किया था, एक झूठ बोल के कहीं ना कहीं मतलब शिक्षा ग्रहण किया था उसने, इसलिए उसको श्राप भी मिला हुआ था कि लाइफ टाइम वो अपना नॉलेज भूल जाएगा, ठीक है, जो भी चीज हो।
तो पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, अगर पॉलिटिक्स के अंदर प्रिंसिपल नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं, से अपना खुद का बारे में सोचेगा, ठीक है, पावर के बारे में सोचेगा, ना कि पीपल के बारे में सोचेगा। कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी, अगर ट्रेड हो रहा है, व्यापार हो रहा है, अगर उसमें मॉरलिटी नहीं है तो कहीं ना कहीं वो इंसान करप्ट हो जाएगा, लोग का लूटेगा अपना प्रॉपर्टी बनाने के लिए। वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस, अगर आप वर्शिप कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, पूजा वर्शिप का मतलब यहाँ पे सिर्फ पूजा पाठ नहीं, वर्शिप का मतलब आप मतलब कोई काम भी कर रहे हो, ठीक है, आप चाह रहे हो कि मतलब आप पूजा करो कि नहीं, मुझे एक मतलब वर्शिप का मतलब डेडिकेशन, अगर आप किसी चीज को डेडिकेटेड होकर पाना चाहते हो तो अगर बिना सेक्रीफाइस के पॉसिबल नहीं, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि बिना सेक्रीफाइस के मैं वो चीज पा लूंगा, या वो चीज बिना सेक्रीफाइस के आप पा रहे हो, जैसे एग्जाम्पल जॉब, अगर मान लो कि आपको कल को एक जॉब चाहिए, ठीक है, आईएएस बनना एग्जाम्पल, ठीक है, तो आप क्या कि बहुत सारा सेक्रीफाइस करने का आप उसके लिए एलिजिबल बनोगे, ठीक है, आप उस जॉब को पाने के लिए डेडिकेशन मेंटेन कर रहे हो, वो भी आपका वर्शिप हो गया टाइप से, कहते हैं ना कि वर्क इज वर्शिप, ठीक है वो। लेकिन मान लो कि अगर आप सिंपली कोई जुगाड़ फिट करके पैसा वैसा देके या फिर कुछ भी तरीके से बन रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसे इलीगल हो गया, मतलब मोरली सही नहीं है वो चीज। कहिए से गांधी जी का 7 सीन क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें क्या है कि इनका जो हर सीन है ना, इसके ऊपर एक ऐसे का टॉपिक बन सकता है, ठीक है, एक कोट हो गया एक टाइप से, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, इसके ऊपर एक कोट लिखा जा, पूरा ऐसे लिखा जा सकता है, आया भी हुआ है पास्ट में। ठीक, तो अब गांधी जी का तो ये क्या है, अब देखो, अब जब भी हमारा क्या होता है, जब भी हम मोरल या इथिकल डिलेमा में फंसते हैं ना, लाइक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे दोनों ऑप्शन सही हो और दोनों ऑप्शन गलत हो, जैसे हमने एग्जांपल डीएम वाला एग्जांपल, वो बूढ़ी औरत जो मदद मांगने आई, भैया हमको चावल वावल दे दो या फिर खाने पीने का सामान दे दो, अब डीएम क्या अगर उसको मना करे तो वो गलत होगा, या उसका उसका मना देखो, अब डीएम जो वो औरत आई डीएम का मांगने के लिए, अगर डीएम उसको दे देता है, ठीक ना, अगर उस डीएम को दे देता है, डीएम उस औरत को दे देता है, तब भी क्या होगा, वो कहीं ना कहीं वो पहला केस क्या है, उसको दे दिया, ठीक है, तो ये क्या है, मोरली तो सही है, मोरली इज गुड, लेकिन ये क्या होगा, प्रोफेशनल के अगेंस्ट में जाएगा, ठीक, अगर मान लो नहीं देता है तो अपना उसने प्रोफेशनल रूल्स को प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन मोरली के अगेंस्ट में जा रहा है, तो मतलब क्या ऐसा सिचुएशन जहां पर दोनों ऑप्शन जो है एक टाइप से आपका मतलब एक दो वैल्यूज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, सिंपली डिलेमा एक ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे दो वैल्यूज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, और दोनों ऑप्शन कहीं ना कहीं सही होता है, कहीं ना कहीं गलत होता है, ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में क्या किया जाए, तो कुछ नहीं याद आता, तो गांधी जी हेल्प करेंगे उस सिचुएशन में। क्या गांधी जी का एक मतलब क्या कहते हैं उसको, गुरु मंत्र है, मंत्र ये है कि भैया जब भी आप डिलेमा में फंसो तो क्या होता है कि आप खाली ये सोचो कि ये जो काम मैं करने वाला हूँ ना, उससे जो गरीब से गरीब इंसान है उसके लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक। गांधी तलिस्मान, वेन एवर इन डाउट थिंक इफ द डिसीजन वुड एम्पावर और मार्जिनलाइज द पुअरेस्ट, मतलब क्या आप जो डिसीजन लेने वाले हो, जब भी आप कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशन में फंसो तो आप ये सोचो कि आप जो डिसीजन लेने वाले हो उससे जो मतलब सोसाइटी का जो मार्जिनलाइज कास्ट मतलब मार्जिनलाइज पीपल है उसका फायदा होगा कि उसका नुकसान होगा, ठीक है। Provides an ethical test to judge everyday action. It champions the cause of सर्वोदय थ्रू अंत्योदय, ठीक है। अब क्या है कि विद द टाइम हमारे इंडियन या फिर जो इंटरनेशनल स्फीयर में क्या है, बहुत सारे मॉरल थिंकर्स हुए, ठीक है, इंडिया में से ले लिया जाए गौतम बुद्धा हो गए हमारे, ठीक है, इंटरनेशनल लिया जाए तो हमारे मतलब मार्क्सिस्ट हो गए, मतलब ये क्या कहते हैं इनका नाम, कार्ल मार्क्स हो गए, ठीक है, और जॉन लॉकी हो गए, और भी बहुत सारे लोग हैं, एक एक करके मॉरल थिंकर्स का वैल्यू देखते हैं हम लोग कि उनके लाइफ से हम क्या वैल्यूज ले सकते हैं, जैसे गौतम बुद्धा का, ठीक ना, तो उन्होंने अपने पूरे लाइफ सोशल इक्वलिटी को बहुत ज्यादा फोकस किया। ही रिनाउंस फोर फोल्ड डिवीजन ऑफ इंडियन सोसाइटी, मतलब क्या वो कहीं ना कहीं जो सोसाइटी के अंदर 4 वर्णा था उसमें सेकंड नंबर पे थे, ठीक है, लेकिन इन्होंने उस चीज को त्यागा और इक्वलिटी प्रमोट किया अपने लाइफ के अंदर, तो कहीं ना कहीं हमको इक्वलिटी लर्न करना चाहिए गौतम बुद्धा से कि भैया आप कैसे सेक्रीफाइस किया अपना सब चीज को, अपना लाइफ के अंदर सुखों को सेक्रीफाइस करने के बाद उन्होंने सिंपल वे में जीकर इक्वलिटी को प्रमोट किया, वुमन इंपावरमेंट को प्रमोट किया, ठीक है। He announced four division इतना जेंडर इक्वलिटी, ही प्रीच्ड फॉर इक्वलिटी ऑफ वुमेन एंड रिड्यूसिंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, अपने संघ के अंदर वुमेन को भी इन्होंने मतलब दिया परमिशन। सिंपलिसिटी इन टीचिंग, तो उन्होंने क्या किया, अपने जो टीचिंग होता है उसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और कॉमन लैंग्वेज में लोगों तक पहुंचाया, ठीक है, जिससे सब लोग समझे। कंपैशन, बुद्धा ऑल्सो मीन्स लविंग कंपेशन, तो बुद्धा का जो मेन कॉन्सेप्ट था क्या, भैया आपको नॉन वायलेंट रहना है, ठीक है, और काइंडनेस प्रमोट करना, कंपैशन होना चाहिए आपके अंदर, ठीक, वो सब प्रमोट करना। प्रैग्मेटिज्म मतलब क्या, गौतम बुद्धा का जो लाइफ था उसने क्या बोला था गौतम बुद्धा जी ने, उन्होंने ये बोला था कि भैया आपको ऐसा नहीं कि आपको सुखी रहने के लिए ऐसा नहीं कि मतलब संसार का सब कुछ त्याग व्याग कर सन्यासी बनना है, और ऐसा भी नहीं कि मतलब आप सब कुछ संसार के प्लेजर में विलीन हो जाओ, ठीक है, आपको मिडिल पार्ट में करना है, ठीक। एक्सट्रीमिज्म का बात कौन कर रहा था, जैनिज्म बात कर रहा था, ठीक है, सब कुछ छोड़ छाड़ दो, लेकिन गौतम बुद्धा ने क्या बोला कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिकल जो है क्या है, प्रैग्मेटिज्म होना, मतलब क्या सिचुएशन के हिसाब से आप चीजों को डील करो। तो बुद्धा ऑल्सो emphasized ऑन कंट्रोलिंग डिजायर, तो बुद्धा का क्या था भैया, संसार दुख से भरा है, ठीक, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ डिजायर मतलब सफरिंग, ठीक है, सॉरो, उस सॉरो का रीजन क्या है,
डिजायर, ठीक। अगर आपको सॉरो से बचना है तो डिजायर कंट्रोल करो, डिजायर कंट्रोल करने के लिए 8 चीज फॉलो करो, ठीक। तो दुनिया दुख से भरा है, पहला दुख का कारण क्या है, हमारा डिजायर, ठीक। डिजायर को कंट्रोल करोगे तो आपका दुख भी कंट्रोल हो जाएगा। डिजायर को कंट्रोल करने के लिए ये 8 चीज फॉलो करो। ये मतलब गौतम बुद्धा का मेन फिलोसफी था, कोर फिलोसफी। तो बुद्धा एम्फेसाइज्ड ऑन मिडिल पाथ, उन्होंने हमेशा बोला था मिडिल पाथ को चूज करो। अब कैंट भैया, इमोएल कैंट जो थे, उनका क्या मतलब एक टाइप से वो मॉरल थिंकिंग था, देख लेते हैं हम लोग। उनका ये था, अकॉर्डिंग टू कैंट एन एक्ट इज गुड बेस्ड ऑन मोटिव ऑफ द एक्टर एंड द ओनली मोटिव दैट मेक्स अ एक्ट इज अ रिस्पेक्ट ऑफ द ड्यूटी ऑफ लॉ। मतलब उनका ये कहना था, देखो कोई भी एक्ट है, कोई भी काम जो है वो डिपेंड करता है वो सही या गलत, उसको जजमेंट के लिए हम लोग को ये जानना पड़ेगा वो जो इंसान जो काम कर रहा है उसका इंटेंशन क्या था। जैसे मैंने बताया ना, जैसे मान लो कि एक आपके लिए, ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लिया जाए कि आप चाह रहे हो कि किसी का मदद करना, ठीक है। ऐसे एग्जांपल मान लो कि ये रोड है, ठीक है। रोड के इस साइड में एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, ठीक है, ब्लाइंड है, ठीक है। आप यहाँ से क्रॉस करके आए, आपको लगा कि भैया बूढ़ा आदमी ऐसा रोड पार नहीं करवा रहा है, ठीक है। तो आपने क्या किया, उसको हाथ पकड़ के जबरदस्ती उसको रोड पार करवा दिया, ठीक है। अब वो बूढ़ा आदमी जब रोड पार हो गया तो आपने क्या बोला, वो बूढ़ा आदमी नहीं बोला भैया मैं तो अंधा हूँ, मेरे को तो एक आदमी ने ऑलरेडी रोड पार करवा दिया, तो आप तो फिर मेरे को वहीं पे वापस ले आया, ठीक है। तो वो भले ही क्या उस बंदे ने गलत काम किया, लेकिन उसका इंटेंशन तो गलत नहीं था ना, ठीक है। तो कैंट भैया का ही कहना है क्या, कि कोई भी काम सही होगा, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि उसका इंटेंशन क्या है। यहाँ पे क्या है कि भले ही उसने काम गलत किया, लेकिन उसका इंटेंशन सही है तो काम सही है, ठीक है। इनका ये था कि आपका इंटेंशन सही है तो काम सही है। क्लियर है? ठीक है। हाँ, और दूसरा बात है कि अगर आपका इंटेंशन तभी सही हो सकता है आप रूल्स को फॉलो करो। अगर आप रूल्स के अगेंस्ट काम कर रहे हो तो नॉर्मली बात है, अगर रूल्स के अगेंस्ट आप जा रहे हो तो सिंपल है कि आप तो इंटेंशन आपका खराब ही है, क्योंकि आपने रूल्स को तोड़ा है। तो एक्ट आर गुड इफ दे कैन बी यूनिवर्सलाइज्ड, ठीक। जिससे मान लिया जाए कोई काम सही है तो तभी सही उसको कह सकते हैं जब वो सभी सिचुएशन में सही होगा, ठीक है। कोई काम ऐसा नहीं कि मतलब एक सिचुएशन सही, सिचुएशन में गलत है तो उसको आप सही नहीं बोल सकते हो। वी शुड एक्ट इन अ वे एवरीबॉडी एल्स इन द सेम सर्कमस्टांस, मतलब हमको ऐसा एक्ट करना चाहिए जैसा सब लोग सिचुएशन में उस सिचुएशन में एक्ट करते हैं, ठीक है। ये आर्गू दैट द एसेंशियल एलिमेंट डिटरमाइनिंग मोरालिटी इज ह्यूमन रीजन। इफ इट इज ओके फॉर यू टू लाई, अगर आपके लिए सही है झूठ बोलना, देन सबके लिए सही होना चाहिए। क्लियर? तो मतलब क्या उनका ये कहना था, भैया रियल मोरालिटी वही चीज होता है जो यूनिवर्सल हो, ठीक है। एग्जांपल, ऐसा नहीं कि आप अपने लिए कुछ और लिमिट सेट करो, दूसरों के लिए कुछ और लिमिट सेट करो। आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है ना, कि आपने झूठ बोला किसी को कि नहीं नहीं मुझे, मान लो कि आपने किसी का झगड़ा हुआ, ठीक, किसी फ्रेंड का झगड़ा हुआ, ठीक है, आपका वो आपसे बात नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अब मान लो कि उसको लग रहा है कि नहीं बात कर नहीं रहा है, तो आपने उसको झूठ मूठ बोल दिया कि भैया मेरा कोरोना हो चुका है, ठीक। अब फ्रेंड क्या है कि आपका सोचा इसको कोरोना हो गया, बातचीत कर लेता हूँ, तो क्या है कि आपने झूठ बोला है, ठीक, उस सिचुएशन में, ठीक है। अब आपने झूठ बोला है, इंटेंशन भले कुछ, लेकिन आपने झूठ बोला है। तो अब क्या है कि अगर आप खुद झूठ बोलने यूज कर रहे हो, ठीक है, झूठ बात का यूज करो, भले आपका इंटेंशन कुछ भी हो, ठीक। लेकिन अगर आप झूठ बोल रहे हो, आपके लिए अगर सही है उस सिचुएशन में झूठ बोलना, तो बाकी सबके लिए भी सही है झूठ बोलना। तो फिर बाकी कल को आप किसी को कंप्लेन नहीं कर सकते कि तुमने झूठ बोला, ठीक है। तो ये ना, रूल्स मस्ट बी यूनिवर्सल फॉर ऑल। ये हटाओ, ये देखना कुछ नहीं है। एक आपका मतलब होता है ना, क्वेश्चन आता है कि आपका रोल मॉडल कौन है, कैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो उसके ऊपर है, ठीक है। तो आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे जो नोट्स है वहाँ पे एक हमारे साइंटिस्ट थे, उनका एग्जांपल दिया गया, वो अपना ऑनेस्टी के लिए, लॉयल्टी के लिए, सिंपलिसिटी के लिए कर सकते थे, ठीक है। फिर शिवाजी की लाइफ से हम लोग क्या सीख सकते हैं वो यहाँ पे दिया है, ठीक है, कि प्रॉब्लम्स को कैसे टेकल किया जा सके, ठीक, उसका एग्जाम्पल दिया गया हमारा। फिर कि एग्जाम्पल रिस्पेक्ट हुआ, इन्फ्लुएंस ऑफ मासेस के ऊपर कैसे इन्फ्लुएंस किया जा सके, ठीक ना। अब दूसरा चीज क्या देखो, अपने वैल्यूज को कैसे अपहोल्ड किया जा सकता है, ठीक। क्या आप मतलब आपका, वैसे कल हमने केस क्या देखा था कि मान लो कि जब कैसे खुद को कैसे ऑनेस्ट रखा जाए जब पूरा ऑफिस करप्ट हो, ठीक है, जब पूरा सोसाइटी करप्ट हो, तो उस सिचुएशन में कैसे आप खुद को ऑनेस्ट रखो, कल हमने वो देखा था। तो आज देख रहे हैं क्या कि अपना वैल्यूज को कैसे हम अपहोल्ड कर सकते हैं सिचुएशन में, ठीक है। अपहोल्डिंग एंड बीइंग ट्रू इज वंस वैल्यू सिस्टम वाज नेवर इजी। मैंने कल क्या बताया था कि ऑनेस्टी को फॉलो करना आपके लिए कभी इजी नहीं, बिकॉज आपको उसका कीमत पे करना पड़ेगा, आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा अपने उस कीमत को पे करने के लिए। एग्जाम्पल भी मैंने क्या देखा था कि एक आईएएस है, उसका 26 ईयर के सर्विस में 54 ट्रांसफर, मतलब हर 6 महीने में उसको बैक पैक करके जाना पड़ता है, ठीक है। तो अब उसका ऑफिशियल वो, तू खुद सोचो कि उस बंदे का जो ऑफिशियल जो कहीं ना कहीं जो प्रोफेशनल लाइफ है, जहाँ पे उसको 6 महीने ऑन एन एवरेज 6 महीना के अंदर ट्रांसफर मिल रहा है, तो उस फैमिली मतलब उस पर्सन का फैमिली सिचुएशन कैसा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल,
उसके बच्चों का एडुकेशन क्या हो, कभी साथ में नहीं रह नहीं पाएगा, तो 6 महीना में स्कूल बदलना, सिटी चेंज करना, वाइफ के साथ उसका कैसा इशू होगा नहीं होगा, ठीक है, जो चीज भी हो। तो अपहोल्डिंग एंड ट्रू बीइंग ट्रू टू वंस वैल्यू सिस्टम वाज नेवर इजी, कभी इजी नहीं होता है। इट नीड्स अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर टू अपहोल्ड वंस वैल्यू व्हाट एवर सिचुएशन में भी, ठीक है। मतलब अपने वैल्यूज को अपहोल्ड करके रखना, मतलब अपने वैल्यूज पे टिका रहना, ये कभी भी इजी काम नहीं है, ठीक ना। अपने वैल्यूज पर टिके रहने के लिए, अपने प्रिंसिपल्स पर टिके रहने के लिए बहुत इंसान को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का होना चाहिए, जिससे कि वो अपने वैल्यूज को हर सिचुएशन में मतलब कोई भी सिचुएशन आ जाए उस सिचुएशन में अपने वैल्यूज को ना छोड़े, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, कि कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि डेमोक्रेसी वैल्यू को मैं मानता हूँ, ठीक है। एग्जांपल की इलेक्शन एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। उसमें किसी टाइप का ये कुछ भी इलीगल चीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। मान लो इस चीज को मैं वैल्यू देता हूँ, ठीक है। अब क्या है, जैसे खुद का लाइफ का एग्जांपल देता हूँ मैं। एक काम क्या हुआ कि 2018 के टाइम में मेरे मामा, ठीक है, वो वार्ड काउंसलर के इलेक्शन में खड़े हुए थे, ठीक है। अब हुआ ये कि वहां पे एक होता है ना कि लाइक अब पहले क्या होता था कि आपको वोटर्स को जाके पैसे देने पड़ते थे, आप वोट दे दो। लेकिन अब क्या होता है, वहां पे मिडिल बना गया, ठीक है, कि भैया मेरे अंदर में 100 लोग हैं, आपको इतना वोट चाहिए तो इतना मेरे को दे दो। तो कहीं ना कहीं जब इलेक्शन कैंपेनिंग का सब बात हो रहा था तो मामा एक दिन लेके आए थे उनको, ठीक है, बात करवाने के लिए। तो क्या था कि उस इलेक्शन कैंपेनिंग पूरा मैं ही देख रहा था वहां पे, चाहे स्पीचेस लिखना हो गया, ठीक है, या फिर कैसे क्या स्ट्रेटेजी हो, डोट रो सब कुछ मैं ही मैनेज कर रहा था। तो अब जब वो लेके आए तो मामा कहीं ना कहीं 100% कन्विंस हो गए थे वो कि नहीं, इसको जितना पैसा ले रहा है ठीक है, इससे क्या लोग जीत जाए, ठीक है। लेकिन उस दिन क्या हुआ, मैंने क्लियरली मामा को बोला, देखो जो भी आपको चाहिए था पैम्पलेट वगैरह या फिर जो स्पीचेस वगैरह आपका ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। कल से मैं नहीं आने वाला, मैंने क्लियरली बोला था, मैं कल से नहीं आने वाला, ठीक है। तो जो भी था, उसके बाद नेक्स्ट दिन क्या हुआ कि मामा ने वो जो आदमी आया था, फिर मामा ने वो प्लानिंग कैंसिल कर दिया, हमने फ्री एंड फेयर तरीके से लड़ा, ठीक है। मामा भरे हार गए, लेकिन नेशनल से बात है, जो दूसरा पर्सन उसने अगर 20-25 लाख खर्च कर रहा है और हम लोग 20,000 में लड़ने वाले लोग कहाँ से जीतेंगे, ठीक है। जो भी चीज हो, तो मतलब क्या है कि इट नीड्स ए स्ट्रॉन्ग एक्ट, आपको अपने फैमिली के अगेंस्ट भी जाना पड़ेगा, ठीक है। उस सिचुएशन अपने वैल्यूज को प्रमोट करने के लिए, अपने वैल्यूज को अपहोल्ड करके रखने के लिए, सिचुएशन जो भी हो आपको उस सिचुएशन में प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और इवन आपको खुद का फैमिली के अगेंस्ट भी जाना पड़ सकता है, तो उस सिचुएशन में आपको मतलब जाना पड़े तो जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे महाभारत का एग्जाम्पल ले लिया जाए, जैसे होता है ना, अर्जुना को जब लड़ रहा था उसके अंदर भी यही आया था भैया मैं ये सब ये सब मैं कैसे अगेंस्ट जाऊं, मेरा फैमिली मेंबर्स ये लोग। लेकिन कृष्ण जी ने क्या समझाया कि देखो जो गलत है वो गलत है, ठीक ना। ये जो लड़ रहे हैं तुम इनके खिलाफ नहीं लड़ रहे हो, अल्टीमेटली ये जो लोग है कहीं ना कहीं तुमको अपना तुम्हारा जो पॉलिसीज है या फिर जो प्रिंसिपल्स है उसको अपहोल्ड करना है, और ये उस अगेंस्ट है, ठीक है। तो तुम बुराई से लड़ रहे हो, ना कि उस इंसान से लड़ रहे हो, ठीक। तो ये कॉन्फ्लिक्ट विथ वैल्यू सिस्टम, ठीक है। तो अब वैल्यू सिस्टम के अंदर कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। लाइक एग्जांपल जैसे मान लिया जाए कि मैं मानता हूं कहीं ना कहीं जैसे एग्जांपल ले लिया, ठीक, कि मैं कहीं ना कहीं अभी के टाइम में मान रहा हूँ क्या कि चिल्ड्रन के पास थोड़ा फ्रीडम होना चाहिए, ठीक है, लिबर्टी होना चाहिए उसके पास, बच्चों के पास, ठीक। ये मैं अभी एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन कल को अगर मैं खुद पेरेंट्स बनूंगा तो हो सकता है कि मैं उसे वालों की नहीं, अभी तो बच्चे हैं, बच्चों को रेगुलेशन करना चाहिए वरना वो गलत रास्ते पे जा सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं वैल्यू सिस्टम के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है, कि भैया मैं पहले ये सोचता था, या फिर जो जैसे एग्जांपल कि जैसे मान लो ऑफिस के अंदर मैं ऑनेस्ट हूँ, ठीक ना। अब क्या ऑनेस्टी कारण क्या हो रहा है कि मेरा ट्रांसफर हो रहा है 6-7 महीने में, ठीक। और दूसरा इंसान जो डिसऑनेस्ट है, ठीक ना, घूस लेता है, उसको क्या देख रहा हूँ कि उसके पास आराम से वो मतलब 4 व्हीलर भी है, ठीक है, घर भी है, बड़ा सा महल भी है, ठीक है। मेरे पास क्या है कि टूटा हुआ एक साइकिल है, ठीक है। बस हर हर महीने क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो मतलब पत्नी पत्नी भी दुखी, बच्चे भी दुखी, सब दुखी, सबके साथ अनबन हो रहा है, झगड़ा हो रहा है कि और रहो ऑनेस्ट, तुम्हारे ऑनेस्टी कारण हमें भुगतना पड़ रहा है सिचुएशन, ठीक ना, हमारी जिंदगी तबाह हो गया तुमसे रिहा करके, इस टाइप का चीज, ठीक है। दूसरा टाइप क्या है कि उसके पास घूस ब्राइब ले रहा है तो उसको पूरा ठीक है, पूरा महल वहल सब कुछ है, इवन बहुत मनी, उतना काम का प्रेशर नहीं, बिकॉज पैसे लेके काम कर रहा है आराम से, तो उसके पत्नी भी खुश, बच्चे भी खुश। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जो पर्सन ऑनेस्ट होता है उसके अंदर कभी ना कभी तो इस बात आएगा नहीं, भैया आखिर मिला क्या मुझे ऑनेस्ट रह के, मेरा प्रोफेशनल लाइफ खराब हुआ, वहां मेरे को इंसल्ट झेलना पड़ता है, ट्रांसफर की सजा मिलता है, मैं खुद का फैमिली में ऐसा अलग हो रहा है, ठीक है, रिलेटिव अलग हो रहे हैं, दोस्त अलग हो रहे हैं, तो मुझे मिला क्या ऑनेस्ट, ऑनेस्ट रह गया, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट आता है माइंड के अंदर, क्यों रहूं मैं ऑनेस्ट, ठीक है। ऑनेस्टी वर्सेस मेटलिज्म जो मैंने बताया ना, इफ समवंस वैल्यूज मनी मोर देन एनीथिंग ही वॉन्ट हेजिटेट इन कॉम्प्रोमाइजिंग हिज वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, ठीक है। अगर कोई पैसे को बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहा है
तो उसको अगर बहुत ज्यादा पैसा मिले तो अपने वैल्यूज को सेक्रीफाइस करने से कतराएगा नहीं, ठीक है। बोरोड वैल्यूज, ठीक। अब दूसरा चीज क्या होता है, देखो, अगर मान लिया जाए इथिक्स के पेपर के अंदर ये चीज अच्छा याद रखना है क्या, कि अल्टीमेटली आप दूसरों से कुछ, जैसे मान लिया जाए अगर मैं लिबरल हूँ, ठीक है, अगर मैं लिबरल हूँ, या फिर मैं मान लो एथिक्स, मतलब वो क्या कहते हैं उसको, एथिस्ट हूँ, ठीक ना, उतना भगवान भगवान पूजा पाठ नहीं करता हूँ, ठीक है। और मैं जो वाइफ है कहीं ना कहीं मान लिया जाए कि वो थोड़ा रिलीजियस है, ठीक, एग्जाम्पल। तो क्या हो सकता है कि वो कभी भी मेरा वैल्यू को अगर मान लो कि ये मेरे सामने शो ऑफ करने की कोशिश करे कि नहीं नहीं कि ठीक है, एग्जांपल अगर मैं शो ऑफ करने की कोशिश करूँ कि नहीं नहीं मैं रिलीजियस, मैं भी रिलीजियस हो गया, ठीक, इस टाइप से चीज, वो चीज क्या होता है, किसी से हम जो वैल्यूज बॉरोड करते हैं ना, ज्यादा टाइम तक हम एक्ट नहीं कर पाते, उसके साथ चल नहीं पाते, हम जैसे बोल लें कि नहीं नहीं मैंने तो इस आदमी में ये चीज अच्छा है, नॉर्मली देखिए, नॉर्मल से क्या होता है ना कि हम लोग क्या होता है, सिंपल एग्जाम्पल, यूट्यूब में क्या होता है, बहुत सारों का क्या कहते हैं हम लोग, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, ठीक है, क्या सोचते हैं, अरे ये इंसान ने अपनी लाइफ में ऐसा किया, हम भी करते करते, ठीक है। तो क्या होता है, 2-3 दिन अच्छे से रूटीन बना के फॉलो किया, लेकिन तीसरे चौथे दिन से फिर वही चीज स्टार्ट, क्लियर। क्योंकि क्या होता है कि इंसान कभी भी बोरोड वैल्यूज को किसी और का वैल्यूज लेकर उसको फॉलो नहीं कर सकता जब तक कि उसकी खुद के अंदर वो वैल्यूज ना हो। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जैसे मान लिया जाए कि हाँ हम लोग, हाँ वैल्यूज को हम लोग लर्न कर सकते हैं, वैल्यूज को बोरो नहीं कर सकते, मतलब दूसरे, वही देख, लैक ऑफ कन्वीनियंट इन वैल्यूज कैन लीड टू ब्रेक डाउन ऑफ वैल्यूज, ठीक है। इफ समवन डज नॉट बिलीव इन नॉन वायलेंस बट स्टिल ट्राई टू प्रैक्टिस इट, इट में वायलेट एट सम पॉइंट, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि मान लो कि अभी मैं हूँ, ठीक, एग्जाम्पल, हाँ, जैसे जैसे बताता हूँ, ठीक है, जैसे हाँ, जैसे मान लो कि मैं सिटी, मतलब मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या सिंपल सा बात है, चाहे वो फूड का मामला हो चाहे ड्रेस का मामला हो, सच में मैं लिबरल हूँ, ठीक है। वही अगर मान लो कोई बिहार के अंदर है, ठीक है, तो क्या है, क्योंकि वो कंजर्वेटिव सोसाइटी में रहा है, तो सिंपल सा बात है, वो उसका ड्रेसिंग होगा चाहे फूड होगा, वो सब कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव होगा, ठीक है। तो नॉर्मल सा क्या है कि जब शादी का टाइम आएगा तो भले ही हम लोग मतलब जो भी है, उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से खाइएगा पीजिएगा, मुझे फर्क नहीं, मतलब उतना बात नहीं, ठीक ना, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। लेकिन कहीं ना कहीं वो बंदा लिबरल नहीं है, ठीक ना, वो कहीं ना कहीं अंदर से ऑर्थोडॉक्स है या फिर ट्रेडिशनल है, लेकिन बोलने के लिए वो बंदा बोल रहा है ठीक है कोई बात नहीं, मैं भी तो वही चीज मानती हूँ, कोई बात नहीं, इंसान का खुद का होता है, ठीक है, वो सब चीज। लेकिन साथ में जब रहना स्टार्ट करेंगे तो वो चीज ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं, क्योंकि कहीं कभी ना कभी उसके अंदर जो एक टाइप से वो जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, वो कभी ना कभी बाहर आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो वही है। हाँ बोलो। वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी। मतलब क्या मिला, नहीं क्या मिला, मतलब मैंने क्या बोला कि ऑनेस्टी का मतलब, वैल्यू का मतलब क्या, कि मेरे को हर सिचुएशन में, ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है, सिंपली ऑनेस्टी का मतलब ये होता है कि भैया मेरा जो रोल है, उस रोल को मेरे को बिना किसी डाइवर्जन के या फिर उसको ऑनेस्टली फॉलो करना, मतलब जैसा रूल लिखा है वैसे मेरे को फॉलो करना है, ऑनेस्टली फॉलो करना है, ठीक है। वो होता है अल्टीमेटली। और ये जो मैंने बताया सिचुएशन, ये मेनली क्या, कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यू, मतलब क्या कि क्या होता है, कोई पर्सन कितना भी ऑनेस्ट क्यों ना हो, लेकिन कभी ना कभी क्योंकि उसको हर टाइम इसे सुनना पड़ता है, चाहे अपने फैमिली मेंबर से चाहे फ्रेंड से हो, ठीक है। वो देख उसने तो मतलब वो बेईमान है, उसने तो इतना कर लिया ये कर लिया, लेकिन देखो ऑनेस्टी रह के मिला क्या, तो ऐसा सुन सुन के उस इंसान के अंदर भी कभी ना कभी आता है कि भाई मेरे को ऑनेस्ट रह के मिला क्या। जैसे एग्जाम्पल, अपने एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, कि जैसे मान लिया जाए, मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ, हाँ मैं खुद का एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि मैं एक रिलेशनशिप के अंदर हूँ, ठीक है, मैं बहुत ही ऑनेस्ट हूँ, ठीक, बहुत ही लॉयल हूँ, ठीक है, बहुत ही केयरिंग हूँ, ठीक है, मतलब जो भी चीज है, ठीक। अल्टीमेटली लास्ट में क्या हो रहा है, मेरा कट रहा है, ठीक है। और कटने का कभी ना कभी तो मेरे सवाल में आएगा ना कि भैया मेरे को ऑनेस्टी लॉयल्टी का मेरे को मिला क्या, ठीक है। क्लियर बात है, कभी ना कभी मेरे दिमाग में आएगा जब ये चीज होगा, जब मेरे को समझ पड़ेगा उसके कारण, तो हाँ आखिर मिला क्या मेरे को, ठीक है, उसके कारण, उसके लिए तो इससे अच्छा क्या कि मैं डिसऑनेस्ट ही रह जाता, इससे अच्छा मैं डिसलॉयल ही रहता, तो तभी फायदा में रहता। सिंपल सा बात है, बाकियों को देख के, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल ही कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यू आता है हमारी लाइफ के अंदर, ये नॉर्मल सिचुएशन है, ठीक है, वही चीज है।
लेकिन बात वही है कि अपना कोई फिर वैसे सिचुएशन में क्या होता है कि जब वो देख रहा है कि उसको अपना वैल्यूज के कारण बहुत ज्यादा सफर करना पड़ रहा है ना, कि लाइक वो ऑनेस्ट था, लॉयल था, बट फिर भी उसको सफर करना पड़ा, तो इसलिए क्या होता है बाद में वो पर्सन खुद जाके खुद जैसा वो मतलब एक था ना कि जो मतलब फेस से वो गुजरा है, खुद जो उसने सफर किया लाइफ के अंदर, वो फिर दूसरों को भी सफर करवाता है एक टाइप से, ठीक है। वो बंदा आगे चले क्या होगा कि जिसने खुद ये सब चीज मतलब ये आगे चले खुद वो बंदा डिसऑनेस्ट बन जाएगा, डिसलॉयल बन जाएगा, ठीक है। मतलब एक टाइप से क्या कहते हैं उसको, प्ले बॉय टाइप का बन जाएगा। क्या कहते हैं, हाँ सीधा कबीर सिंह टाइप का बन जाएगा, ठीक है। हाँ। अब एक मीनिंगफुल लाइफ का मतलब क्या होता है देख लेना, ठीक है। अलग अलग चीज होता है, वो सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो अपने पर्सनल हिसाब से, ठीक है। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नेशनल ड्यूटी वर्सेस इथिकल यूनिवर्सलिज्म, ठीक ना। ये अब देखो नॉर्मल सा चीज है, क्या है कि हमको सिखाया जाता है बचपन से भैया कि आपको जब बात आता है ना, तो आप कुछ भी सिचुएशन हो, आपको अपने नेशन के साथ खड़ा होना है, ठीक है। भले ही आपका नेशन या मतलब कंट्री, या कंट्री का मतलब क्या होता है, जो गवर्नमेंट सिंपली, ठीक है। आप गवर्नमेंट भले ही कुछ भी करे, लेकिन आपको जब बात कंट्री का है तो कंट्री के साथ खड़ा रहना, एग्जाम्पल, ठीक। तो अब क्या होता है कि जरूरी नहीं कि कोई कंट्री या गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले रहा है तो वो हमेशा इथिकल डिसीजन ही ले। जैसे एग्जांपल ले लिया जाए कि अब मान लिया जाए प्लेस मतलब कोई कंट्री है, ठीक ना। वहां मान लिया जाए बहुत ज्यादा वायलेंस हो रहा है, ठीक है। वायलेंस करने वाला उसका पड़ोसी देश है, उस कंट्री के लोगों पे वायलेंस कर रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि मान लो ये जो कंट्री जो वायलेंस कर रहा है उसके खिलाफ क्या हो रहा है कि यूनाइटेड नेशन के लिए अंदर केस आया, ठीक है, कि भैया इसके ऊपर वोटिंग होगा, इसके ऊपर ये कंट्री वायलेंस कर रहा है दूसरे कंट्री के ऊपर, इसके ऊपर पनिशमेंट मिलना चाहिए, इसके ऊपर सैंक्शन लगना चाहिए, ठीक है। अब क्या है, इंडिया ऐसे मान लिया जाए, अब ऐसा सिचुएशन क्या है, इंडिया ये बोले कि भैया इस कंट्री के साथ तो हमको ज्यादा अच्छा ट्रेड रिलेशन है, ज्यादा फायदा हमको मिल रहा है, तो हम इसके अगेंस्ट में वोट नहीं देने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि भले ही अब यहाँ पे क्या होगा कि इंडिया उससे कंट्री के अगेंस्ट में वोट नहीं देगा, उसको हो सकता है एब्सेंट कर दे, ठीक है। अब इस सिचुएशन में क्या है कि आपका ड्यूटी क्या है कि भैया गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, तो आप नेशनलिज्म के नाम पे गवर्नमेंट के डिसीजन को सपोर्ट करो कि नहीं गवर्नमेंट है बिल्कुल सही, कि आपको अपने नेशन के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है, ये सब चीज। लेकिन कहीं ना कहीं आप अगर इथिकल पर्सन हो तो आपको अपने गवर्नमेंट का डिसीजन गलत लगेगा उस सिचुएशन, आप बोलोगे फिर, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान एंटी नेशनल हो गया, गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, ठीक। इसका मतलब ये कि वो इंसान कहीं ना कहीं इथिकल है, और कहीं ना कहीं इथिकल वैल्यूज को, यूनिवर्सल वैल्यूज को प्रमोट करता है, क्या सपोर्ट करता है, ठीक है, अंदर से। क्योंकि ये जरूरी नहीं कि कोई कोई कंट्री या कोई भी चीज हो, ठीक है, हमेशा इथिकल डिसीजन ही ले। नेशनल ड्यूटी बस इथिकल यूनिवर्सलिज्म, प्रिजर्विंग द नेशनल इंटरेस्ट इज द हाईएस्ट ड्यूटी ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब किसी भी इंसान का क्या होता है कि अपने नेशनल ड्यूटी को प्रमोट करना या नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करना उसका हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ड्यूटी है। वन में गेट कंपेयर्ड विद द सिचुएशन इथिकल वेयर द नेशनल, अब किसी के भी लाइफ में सिचुएशन आ सकता है जब वो उसका कॉन्फ्लिक्ट हो नेशनल इंटरेस्ट के बीच में और इथिकल यूनिवर्सलिज्म के कॉन्सेप्ट में, ठीक। मतलब उसका इथिकल वैल्यूज और नेशनल इंटरेस्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन आ जाए, ठीक है। नॉर्मल सा बात है। जैसे एग्जांपल ले लिया जाए, व्हेन वी टेक एग्जांपल फ्रॉम द हिस्ट्री, द ग्रेट पैट्रियटिक ऑफ इतना सुभाष चंद्र बोस एस्केप्ड हिज हाउस, ये वाला, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल ले लिया जाए, अब क्या था, सुभाष चंद्र बोस जो थे, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं मानते थे किसी कंट्री को अटैक करना या फिर हमारा वायलेंस करना गलत है, ठीक, उतना लार्ज स्केल पे, ठीक है। किसी कंट्री पे अटैक करना जो कि उसको कैप्चर करना गलत है, ठीक। किसी मतलब फॉरेन लैंड पे को कैप्चर करना गलत है, सुभाष चंद्र बोस इस चीज को मानते थे। लेकिन जब बात वो उनका इथिकल वैल्यूज था, ठीक, किसी भी कंट्री को किसी पर कब्जा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब बात नेशनल इंटरेस्ट का आया तो उन्होंने अपने इथिकल वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करके अपने नेशनल इंटरेस्ट को वैल्यू दिया, और हिटलर से जाके सपोर्ट मांगा, उसी हिटलर से कहीं जो सुभाष चंद्र बोस के कहीं ना कहीं इथिकल वैल्यूज के अगेंस्ट था कि दूसरों के लैंड पे कब्जा नहीं करना चाहिए किसी कंट्री को, और हिटलर तो कर ही रहा था कब्जा, ठीक है। तो उस समय से उस सिचुएशन में क्या था कि अपने इथिकल वैल्यूज के साथ उन्होंने कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज किया, और नेशनल इंटरेस्ट को उन्होंने कहीं ना कहीं मतलब एक टाइप से सब मतलब सब ऊपर रखा, नेशनल इंटरेस्ट को ऊपर रखा, और इथिकल वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करके नेशनल इंटरेस्ट को ऊपर रखा, और हिटलर के साथ कहीं ना कहीं एक टाइप से डील किया उन्होंने, ठीक है। क्लियर है। तो सिंपल सी बात है, जब ऐसा सिचुएशन आएगा तो आपको अपना नेशनल ड्यूटी जो है ना, इथिकल वैल्यूज को छोड़ के नेशनल ड्यूटीज को या फिर नेशनल इंटरेस्ट को मतलब प्रायोरिटी देना पड़ेगा। सिमिलरली किलिंग अ ह्यूमन बीइंग इज रॉन्ग इन एवरी सोसाइटी। जैसे एग्जांपल, किसी भी इंसान को मारना गलत है, लेकिन मान लिया जाए कि आप एक टेररिस्ट हो, उसको मार रहे हो तो नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो फिर वो गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। तो गलत है या सही वो डिपेंड कर रहा है सिचुएशन के ऊपर, ठीक। तो किलिंग अ ह्यूमन बीइंग इन इज रॉन्ग इन एवरी सोसाइटी, बट इफ माय कंट्री इज एट वॉर, ठीक, अगर मान लिया मेरा कंट्री वॉर पे मैं लड़ रहा हूँ चाइना वालों के साथ या पाकिस्तान वालों के साथ, तो उस समय ये नहीं बोल सकता कि मेरे सोसाइटी के अंदर मारना किसी को पाप है, ठीक है, क्योंकि मैं उसको नहीं मांगा तो मेरे को मार देगा।
और अगर मैं खुद मर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं अपने नेशन का नुकसान कर रहा हूँ मैं। तो बट इफ माई कंट्री इज एट वॉर, देन I, as a soldier at border, will have to take up the task of killing soldier of other side, soldier of other side. My loyalty and duty towards my country and fellow citizen will take वही मतलब प्रायोरिटी लेगा ओवर माय रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन वैल्यूज। ठीक है, मतलब सिचुएशन कैसा भी हो, चाहे आपका कॉन्फ्लिक्ट इथिकल वैल्यूज से हो चाहे ह्यूमन वैल्यूज से हो, तो आपको नेशनल इंटरेस्ट को ऊपर रखना ही रखना पड़ेगा किसी भी सिचुएशन में। तो केस स्टडी, ये जो मेनली पढ़ रहे हैं ना, ये सब क्या होता है, केस स्टडीज में हमको हेल्प करता है सिचुएशन को डील करने में। बट इज समटाइम्स अ कंट्री में इंडल्ज इन ये, ठीक है, तो बहुत बात, लेकिन क्या होता है, आप देखो ऐसा नहीं कि आपको हर टाइम अपने कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, ब्लाइंडली सपोर्ट नहीं करना है। ठीक है, आप मशीन नहीं हो कि आपको कंट्री कुछ भी गलत करे तो आप ब्लाइंडली उसको सपोर्ट करते हो, ऐसा भी नहीं है। जैसे मान लो कि बट समटाइम अ कंट्री में इंडल्ज इन स्पाई ऑफ अदर कंट्रीज इन द नेम ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, देयर एन इंडिविजुअल मस्ट यूज रीजन, ऑब्जेक्टिविटी, ऑफिशियल कोड ऑफ कंडक्ट, गाइडलाइन, सजेशन ऑफ सीनियर ऑन इंटरेस्ट कॉन्साइंस। मतलब क्या, अगर मान लिया जाए कि वैसे तो नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे ये हो गया, लेकिन मान लिया जाए कि अगर आपको ये बोला जाए कि नहीं नहीं नहीं, दूसरे कंट्री पे आपको जासूसी करना पड़ रहा है, ये करना पड़ा, तो जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि आपका सीनियर है, ठीक है, आपके सीनियर ने ये बोला है कि भैया कि वहां पे जाके देखो, ठीक है, वहां पे कुछ गलत काम हो रहा है, ठीक, और अगर वो लोग कॉर्पोरेट ना करे, ठीक है, अगर इन्फॉर्मेशन ना दे तो उनको आप शूट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट का बात है, ठीक। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आप वहां पे गए, उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया था, आप पकड़ के उनको शूट ही कर दो। क्यों? क्योंकि आप अगर मान लो आप उनको शूट कर दिया, तो शूट करने से क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं कि आपका नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बिकॉज अगर आप उनको पकड़ के इन्फॉर्मेशन ले रहे हो उन लोगों से, तब जाके आपका नेशनल, आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगा और आपका नेशनल सिक्योरिटी वो होगा, ना कि यहाँ की इस केस में रूल्स को फॉलो करने से। मतलब क्या कि ऐसा नहीं है कि जो रूल बुक में जो लिखा है उसको फॉलो करने जाओ हर टाइम, ठीक है। जैसे ऑफिसर ने क्या बोला, देखो जो आपका ऑफिसर है वो भी क्या, वो भी नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है। वो क्या सोच रहा है कि भैया ये लोग कुछ इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं, लाइक एग्जांपल उनके इसके दिमाग क्या है कि बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले हैं, तो इन लोगों से पूछताछ करो, अगर नहीं होता है तो उनको मार दोगे, तो क्या होगा कि हमारा नेशन प्रोटेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो वो बंदा भी नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सोच रहा है, लेकिन आपको जो भेजा गया टीम का लीडर में, आपने क्या सोचा कि ऐसा तो नहीं कि ये लोग अकेला ही काम कर रहा है या फिर आइसोलेशन में काम कर रहा है, इनके साथ कोई ना कोई तो मिला होगा, तो अगर मैं इसको मार दे रहा हूँ तो मेरे को इस नेटवर्क का पता चलेगा नहीं, ठीक है। तो ये हो सकता है कि फ्यूचर में भी ऐसा चीज हो, इसलिए इन लोगों को मैं जिंदा पकड़ूंगा और इन्फॉर्मेशन गैदर करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, ये भी नेशनल इंटरेस्ट को शो कर रहा है, लेकिन आप भी कर रहे हो, लेकिन क्या है कि आप जैसा उसने बोला आप वैसा फॉलो नहीं कर रहे हो। तो मतलब क्या कि आपको नेशनल इंटरेस्ट जब फॉलो करना होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप ब्लाइंडली फॉलो करते हो। नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो करते टाइम आप अपना माइंड यूज करो, कंसाइंस यूज करो, सब कुछ यूज करो, ठीक है। और एक मतलब रैशनल अप्रोच के साथ आप उसके साथ जाओ, ठीक, ना कि ब्लाइंडली के साथ, ब्लाइंड होके, ठीक है। अपने इनर वॉइस को भी सुनना है आपको, ठीक। जैसे एग्जांपल दिया गया है, अब जैसे एग्जांपल लिया, सबसे अच्छा एग्जांपल, ठीक है। अब क्या था कि जब यूएसए ने वियतनाम के ऊपर अटैक किया था ना, वो वियतनाम वॉर क्या था उस स्टोरी को फिलहाल भूल जाओ, ठीक। यूएसए ने वियतनाम के ऊपर अटैक किया था, तो हुआ मेनली क्या था ना, यूएसए ने अपनी जनता, अपने लोगों के पीछे ये बोला था कि वियतनाम ने हमारे शिप पे अटैक किया है, इसीलिए हम नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उन पर अटैक करें, ठीक। तो लोगों ने उसका सपोर्ट किया, ठीक है, यूएसए के लोगों ने सपोर्ट किया नेशनलिज्म के नाम पे, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट उससे जुड़ा था। लेकिन जब वहां का मीडिया ने इस चीज को एक्सपोज किया कि रियल में तो वियतनाम ने कभी यूएसए के शिप पे अटैक ही नहीं किया था, वो तो खाली यूएसए ने एक फ्रिक्शनल स्टोरी क्रिएट किया था जिससे कि उसको एक्सक्यूज मिल पाए वियतनाम को अटैक करने के लिए। जब वहां के लोगों को ये पता चला, तो वहां के खुद के लोगों ने अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में एक टाइप से प्रोटेस्ट किया, और उस प्रोटेस्ट के प्रेशराइज के में आकर यूएसए गवर्नमेंट को वहां से वापस लेना पड़ा, अपने आर्मी को बुलाना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं कि ऐसा, इसका तो ये तो ही कह सकते यूएसए के लोग नेशनलिस्ट नहीं है या फिर नेशनल इंटरेस्ट को नहीं देखते, वो लोग देखते हैं लेकिन ब्लाइंडली नहीं देखते। जहां गवर्नमेंट गलत होता है तो वो लोग ओपनली करते भी है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि ऐसा नहीं जरूरी कि आपका गवर्नमेंट जो है हर टाइम सही हो, इसीलिए देर इंडिविजुअल, इसलिए इंडिविजुअल को अपना रीजन, ऑब्जेक्टिविटी, ऑफिशियल कोड ऑफ कंडक्ट, गाइडलाइन, सजेशंस ऑफ सीनियर, अपना खुद का इनर कॉन्साइंस, ये सब भी यूज करना चाहिए, ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के नाम पे। देखिए, हाँ देखो यही एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ठीक है, वो अलग बात है। दूसरा बात क्या हो रहा है, देखो मैंने क्या बोला, यही डिफरेंस होता है एक आर्मी पर्सन में और एक सिविल सर्वेंट में। क्यों? आर्मी पर्सन को बोला जाए कि भैया शूट, वो चुपचाप शूट करेगा, क्योंकि उसको सिखाया गया कि भैया आप ऑर्डर फॉलो करना है, ठीक है। अगर आर्मी का ऑफिसर बोला कि शूट, तो आर्मी का जवान शूट करेगा बिना एक पल का सोचे। लेकिन सिविल सर्वेंट इसलिए अलग है क्योंकि ऑफिसर ने आपको शूट बोला है, तो वो अब आपके ऊपर डिपेंड है, आप उसके डिसीजन को मना भी कर सकते हो, ठीक। अपना वहां पे आप कॉन्साइंस यूज करो, वहां पे ऑब्जेक्टिविटी यूज करो, ये देखो कि भैया बिना शूट किए भी उसको अगर काम हो सकता है तो मैं क्यों शूट करूं, ठीक है।
मतलब ब्लाइंडली ऑर्डर नहीं फॉलो करना है आपको, ठीक है, आर्मी के जैसा यहाँ पे अपना कॉन्शियस यूज करना है। क्लियर है? तो हिंट्स, आई विल गिव प्राइमरी, ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है कि आप मतलब कंट्री, या जैसे आपका एक कोई केस दे दिया, आपका केस स्टडी दे दिया, ठीक ना, कि जहाँ पे कंट्री का इंटरेस्ट हो, नेशनल इंटरेस्ट हो, और खुद का एक टाइप से कंसाइंस में कॉन्फ्लिक्ट आ, तो उस समय आप क्या करोगे, ठीक। उस सिचुएशन में क्या होगा, हिंट्स आई विल गिव प्राइमरी, मतलब प्रायोरिटी टू नेशनल इंटरेस्ट, बट नेशनल इंटरेस्ट, जैसे आज के टाइम में क्या होता है, कुछ भी हो गया नेशनलिज्म के नाम पे मुंह बंद कर, जैसे एग्जाम्पल आप सवाल पूछो भैया ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, तो भैया जैसे एग्जाम्पल बोलते हैं कि आप मतलब नेशनलिज्म, नेशन के अगेंस्ट जा रहा है, बोल रहा है आर्मी के जवान ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, ठीक है, तो नेशनल से बात है क्या, कि ऐसा नहीं कि नेशनलिज्म के नाम पे या नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे आप कुछ भी करते फिरो, ठीक है, या कुछ भी आप कर लो, मतलब आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क ना लगे, ठीक है, मतलब ये नहीं कि नेशनलिज्म के नाम पे या फिर नेशनल इंटरेस्ट के नाम का चादर ओढ़ के आप जो मन वो करते रहो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हिंस आई विल गिव, तो ऐसा सिचुएशन क्या करना है हमको, हमको नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देना है, लेकिन बट नेशनल इंटरेस्ट मस्ट बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम नैरो पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे, ठीक ना। नेशनल इंटरेस्ट और एक पॉलिटिकल पार्टी का इंटरेस्ट में डिफरेंस होता है, ठीक ना। एक पार्टी का इंटरेस्ट या गवर्नमेंट का इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट में फर्क होता है, मतलब गवर्नमेंट और नेशन अलग अलग चीज होता है, ठीक है। तो मैं ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, मैं नेशनल इंटरेस्ट को तो मतलब नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना मेरा सबसे बड़ा प्रायोरिटी है, लेकिन मेरे को ये समझना पड़ेगा साथ में कि वो रियल में नेशनल इंटरेस्ट को मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ या गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, अब मेरा अगला टॉपिक आ रहा है इमोशनल इंटेलिजेंट, ठीक। अब इमोशनल इंटेलिजेंट क्या होता है, आप लोगों ने आई क्यू तो सुना ही होगा, अब ई क्यू क्या होता है, ठीक है। ईक्यू मेनली क्या होता है, देखो जैसे मैंने क्या बताया, कोई भी इंसान क्या होता है, वो उसका प्रोफेशनल लाइफ तो बोला जाता है भैया अपना प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को आप अलग करो, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये प्रोफेशनल, उसका पर्सनल लाइफ उसके प्रोफेशनल लाइफ को इफेक्ट भी करता है और अफेक्ट भी होता है उससे, ठीक है। सेम प्रोफेशनल भी इससे अफेक्ट होता है, ठीक। नॉर्मल से बात है कि मान लो कि पति पत्नी झगड़ा हुआ, उनके बीच में झगड़ा करके ऑफिस गया, तो ऑफिस में जाने के बाद अपने कॉलिग के ऊपर भी चिल्लाएगा, ठीक है, अपने काम में प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाएगा, ठीक। तो ये तो इसलिए क्या है कि इमोशन, इंसान है तो इमोशन उसका पार्ट ही है, ठीक ना, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि चाहे वो एंगर हो, चाहे जो भी हमारा एंगर होला वो, या फिर डिस्ट्रैक्शन जो भी हो, तो हमारा इमोशन है, तो एक इमोशनलेस नहीं होता हमारा, एक इंसान जो इमोशनलेस नहीं होता, इमोशन होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि इसलिए क्या होता है कि इमोशंस हमारा दुश्मन नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको इमोशनलेस होकर काम करना है, ठीक है, आपको सर्विस के टाइम में इमोशंस के साथ काम करना है, ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप इमोशन के साथ बह जाओ, ठीक है ना। तो मतलब क्या, इमोशंस आपका दुश्मन नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर इमोशंस खराब होगा, मतलब इमोशंस खराब चीज, आपको इमोशनलेस होना है, अगर आप इमोशनलेस होकर काम करोगे, तो उस सिचुएशन में डीएम बाबू के पास जब वो बूढ़ी औरत आएगी कि भैया हम मर रहे हैं, हम अनाज दोगे कुछ, ठीक है, फायदा दो, तो वो क्या बोलेगा, भैया रूल बुक में लिखा है आप जाओ, गार्ड्स इसको बाहर फेंको, क्योंकि बंदा इमोशनलेस है। तो इसलिए क्या है कि ह्यूमंस, एक सिविल सर्वेंट को इमोशनलेस तो होना नहीं, उसके अंदर इमोशंस होना जरूरी है, ठीक है, सिंपल सा बात है, तभी वो अपने लोगों का प्रॉब्लम्स को समझ पाएगा, ये कर पाएगा वो कर पाएगा, ठीक है। जैसे नागालैंड का एग्जांपल क्या था, वहां पर साउथ क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक डीएम ने क्या किया था, गवर्नमेंट की तरफ से उसको फंड नहीं मिला था, ठीक है, लेकिन लोगों के प्रॉब्लम को समझता था, इसलिए उसने क्या किया है कि मतलब पब्लिक फंड्स का यूज करके या फिर जो लोगों के साथ चंदा वंदा करके उसने 100 किलोमीटर का रोड बनवा दिया, ठीक है, बिना गवर्नमेंट के हेल्प के, ठीक। तो कहीं ना कहीं उसका नहीं करता तो उसके ऊपर कोई आंच नहीं आ जाता, उसको कोई कुछ बोलता नहीं, बिकॉज गवर्नमेंट की तरफ से तो उसको ऑर्डर मिला नहीं था करने के लिए, लेकिन उसने लोगों का प्रॉब्लम को समझा और वो काम किया, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है, इमोशंस चाहिए, ठीक, लेकिन ऐसा भी नहीं कि इमोशंस आपका आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, या फिर वाइफ से झगड़ा करके ऑफिस आओ तो उस झगड़े का गुस्सा फिर ऑफिस में आकर निकालो आप, इसलिए क्या है कि इमोशंस आपका दुश्मन नहीं है, ठीक, आपका टूल है, ठीक। एक 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 सेकंड, नहीं नहीं बैलेंस नहीं, दूसरा बात हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसलिए क्या, इमोशन आपका टूल है, क्योंकि आपका इमोशन आपके पास नहीं होगा, तो आप अपने बच्चे का को समझ नहीं पाओगे, उसके प्रॉब्लम्स को, अपने पार्टनर को समझ नहीं पाओगे आप, ठीक है, अपना फैमिली को नहीं समझ पाओगे आप, उनका प्रॉब्लम को समझ नहीं पाओगे आप, अपने ऑफिस को नहीं समझ पाओगे, अपने कॉलीग को नहीं समझ पाओगे, ठीक है, जो डेली बेसिस पे आपको जो मतलब टाइप से लोगों के साथ जो डील करना पड़ा उसको आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो इमोशंस आपका टूल है, जिससे कि आप अपने काम को, अपने फैमिली को, सबको समझते हो, ठीक है, ये आपका दुश्मन है, लेकिन इस टूल को यूज कैसे करना है वो हमको सीखना पड़ेगा इमोशनल इंटेलिजेंस के तौर पे, ठीक है, ऐसा नहीं इमोशन तक बह जाना है आपको, इमोशन को कैसे इंटेलिजेंट वे में यूज करना है वो, ठीक है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस, माइक ऑफ करना, इमोशनल इंटेलिजेंस, हाँ, हम्म, क्यों, रूल के अगेंस्ट क्या,
देखो एक सेकंड, अगर मान लो ये जमीन है मेरा, ठीक है, मैं जमीन का ओनर हूँ, मैं चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे रास्ता बनवाऊं। जब गवर्नमेंट रास्ता बनवाता है ना, तब गवर्नमेंट बनाता है, तो रास्ता कोई बनवा सकता है ना, जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट का काम है। कोई प्राइवेट इंडिविजुअल, मान लो कि एक अंबानी जी है, ठीक है, उन्होंने मान लिया, जैसे एग्जाम्पल मान लिया जाए, कोई एक होता है ना अपार्टमेंट बनाता है, ठीक है ना, अपार्टमेंट के लिए तो अपार्टमेंट बनाने का परमिशन लेता है, कोई रोड बनाने का परमिशन लेता है वो, ठीक है। रोड रोड तो कोई बना सकता है, जमीन पे बनाया जाता है ना, अपना जमीन पे, अगर मैं चाहता हूँ अपने जमीन पे रोड बना दूं, प्रॉब्लम क्या है, रास्ता निकाल दूं, मैं दरिया दिली इंसान हूँ, रोड मान, ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी वो डीएम नहीं भी होता, कोई रहता है, जैसे मान लो आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में मान लिया कि मैं, मेरे पास 10 एकड़ जमीन है, ठीक है, एग्जाम्पल, यहाँ से यहाँ तक ये, अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक स्कूल है, अरे यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक गांव है, ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जमीन है, अब लोग को इतना घूम के जाना पड़ रहा है, ठीक है, क्लियर, बीच में मेरा जमीन है, तो मैंने ये सोचा कि बच्चा को इतना घूम के जाना पड़ा, तो एक काम करता हूँ, मैं छोटा सा अपने जमीन पे एक रास्ता बनाता हूँ, सीधा सीधी से बच्चा सीधा सीधा जा पाए मेरी जमीन के ऊपर से, तो इसलिए मैं गवर्नमेंट का परमिशन क्यों लेना, मैं तो अपने जमीन पे बनवा रहा हूँ ना। रोड बनाने का मतलब ये नहीं होता कि वो कंक्रीट वाला रोड हो सकता है, मैं करके प्लेन करवा के मिट्टी वाला रोड ही बनवा दूं, एक रास्ता दे दूं जाने के लिए उन लोगों को, ठीक है। अब गांव वगैरह में इतना रोड बनता है, ठीक है, तो उसके लिए तो परमिशन मांगना पड़ता है, जैसे एग्जाम्पल मान लिया, जो बांध के ऊपर जो रोड बना है नदी तक जाने के लिए, वो थोड़ी सरकार से परमिशन लेके लोगों ने बनाया है, वो तो लोगों का है ना, खुद का जमीन के ऊपर तो बना सकता है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो ये, अब देखो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, माइक ऑफ करना। इमोशनल इंटेलिजेंस रिफर्स टू द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द एंड कंट्रोल। अब देखो सिंपल मतलब क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर 4 स्टेज होता है, ठीक ना। स्टेज वन, कि भैया आप खुद के इमोशंस को समझो, क्योंकि क्या होता है कि ऐसे, जैसे मान लो आप दुखी फील कर रहे हो, अनहैप्पी हो, ठीक ना, या फिर डिप्रेस हो, तो ऐसा नहीं कि बैठ के रोते रहो या फिर सैड सॉन्ग सुनते रहो, ठीक है। क्या है कि आपको, क्योंकि एक सिविल सर्वेंट क्या होता है कि उसको अपना इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है, अगर वो अपने इमोशन कंट्रोल नहीं करेगा तो संभालेगा कैसे एक पूरा इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या है कि भैया आप अपने इमोशंस को समझो पहले, ठीक, अगर आप कुछ भी फील कर रहे हो, बुरा फील कर रहे हो, अच्छा फील कर रहे हो, तो आप क्यों फील कर रहे हो, उसके रीजन को फाइंड आउट करो, ठीक है। ये नहीं कि बैठ के रोते रहो, ठीक, रीजन को फाइंड आउट, मतलब क्या, अपने इमोशंस को समझो, ठीक है। दूसरा, अगर आपको एक रीजन पता चल गया कि भाई ये चीजें कारण मैं दुखी हो रहा हूँ, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या, कि जैसे मान लो मैं मोबाइल चला रहा हूँ, ठीक है, मेरा इंटरनेट कनेक्शन बहुत वीक चल रहा है, ठीक, जिस कारण मेरा इंपॉर्टेंट काम नहीं हो पाया, ठीक है, तो मैं बहुत दुखी हूँ कि हट यार प्रोजेक्ट मेरे हाथ से चला गया, ठीक है, ये सब चीज, ठीक। अब क्या है कि नॉर्मली मैं दुखी होते रहूं, ये करते उससे कुछ फायदा होने रहा है नहीं, वो चीज सॉल्यूशन इन फ्यूचर भी हो सकता है वो प्रॉब्लम दोबारा, तो अब सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि सिचुएशन ना आए वापस, तो मैं सोचूंगा कि भैया ये जो मैं डिप्रेस फील कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ फिर डिप्रेस फील, क्योंकि मेरे हाथ से प्रोजेक्ट चला गया, ठीक, प्रोजेक्ट क्यों चला गया, क्योंकि मेरा जो नेटवर्क था वो कहीं ना कहीं काम नहीं किया ठीक से। नेटवर्क काम क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरे एरिया में जो सिम मैं यूज कर रहा हूँ उसका टावर नहीं है, ठीक है। तो ये मैं समझ गया अपने रीजन का कारण क्या है, कि मेरे एरिया में मैं वो सिम यूज कर रहा हूँ जिसका टावर मेरे एरिया में नहीं, इसलिए मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अगर मैं एक चीज समझ गया, एक बार ये समझ गया ये प्रॉब्लम का रूट है मेरा, तो क्या है, सिंपल सा मैं अपना ऑपरेटर चेंज कर लूंगा सिम का, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। तो तब तक पॉसिबल नहीं, आप सिर्फ रोते रहो, बोलते रहो मैं प्रोजेक्ट चला गया, प्रोजेक्ट चला गया, तो फायदा होने वाला नहीं था। आपको कोई प्रॉब्लम होता है ना, तो सोचो उसका रूट क्या है, ठीक है। हाँ, तो पहला क्या है, खुद के इमोशंस को समझना, ठीक, उसके बाद अपने इमोशंस को रेगुलेट करना, ठीक है, अपने आप को उभारना सीखना कि ठीक है कोई बात नहीं, मेरा मतलब मान लो कि एक ना इमोशनल डीपली, एक बार मैं समझ गया, ठीक है, मैं बहुत बुरा फील कर रहा हूँ, मैं लो फील कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि एग्जाम्पल मेरा ब्रेकअप हो गया, ठीक है, मैं बहुत लो फील कर रहा हूँ, ठीक, रीजन मेरे को पता चल गया, ठीक है, ये सब चीज। अब क्या है कि अब मैं ये चीज समझ गया, इस रीजन से मैं बहुत अलोन फील कर रहा हूँ, क्योंकि एक पर्सन से साथ में वैसा बातचीत करता था, अब मैं किसी साथ बातचीत नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं अलोन फील कर रहा हूँ, नॉर्मल सी बात है। अगर मैं एक चीज समझ गया ये बात चीज, कि भैया मैं डिप्रेस अलोन इसलिए फील कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं है, ठीक है, या फिर जो भी चीज है, ठीक, या मैं खाली बैठा हूँ, या फिर मैं बिजी नहीं हूँ, या कोई शेड्यूल नहीं, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को, ठीक। अब एक चीज मैं समझ गया अपने प्रॉब्लम का रूट ये है, तो अब क्या है कि अब उसको मैं रेगुलेट करूंगा, कैसे रेगुलेट करूंगा, लोगों के साथ अपना इंटरेक्शन बढ़ाऊंगा, ठीक। तो मान लो कि एग्जाम्पल मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, बच्चों से इंगेज रहने के लिए मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो अब क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं मैं अपने इमोशंस को अब रेगुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो प्रॉब्लम का रूट था क्या था, लोनलीनेस था, ठीक है, लोगों का साथ इंटरेक्शन नहीं था, ठीक है, तो किसी बात से क्या मैंने इंटरेक्शन किया, तो कहीं ना कहीं मैं अपने इमोशंस को रेगुलेट कर रहा हूँ अब, क्लियर है। तो पहला स्टेज क्या होता है मेरा, अपने इमोशंस को समझना, ठीक, फिर उसको रेगुलेट करना, क्लियर है। थर्ड स्टेज क्या होता है कि जैसे अब सिर्फ अपना ही समझ काम नहीं चल पाएगा, जैसे एग्जांपल मान लो कि चाहे मैं पब्लिक लाइफ में हूँ चाहे प्राइवेट लाइफ में हूँ, तो वहां पे मिनिमम 2% तो होगा ही ना, होगा। मान लो ऑफिस में ही काम कर रहा हूँ, तो मान लो कि एक मेरा कॉलीग हो सकता है, या फिर एक टाइम में मान लो कोई क्लाइंट हो सकता है मेरा, ठीक, और घर में मान लिया जाए कि मेरा पार्टनर है, ठीक है, एग्जाम्पल, या वाइफ है, जो भी है।
अब क्या है कि मिनिमम मेरे को तो हर टाइम मतलब दो लोग साथ रहना ही पड़ेगा, एक साथ डील करना पड़ेगा। तो अब क्या, सिर्फ अगर मैं खुद के इमोशन को, मान लो मैं शादी हो चुका, ठीक है, मान लो मैं शादी हो चुका है, ठीक। तो अगर क्या है कि मान लो मैं खुद बुरा फील कर रहा हूँ, या फिर ऑफिस में मेरा अच्छा बुरा दिन गया तो मैं डिप्रेस फील कर रहा हूँ, तो मैंने ये सोचा कि क्यों फील कर रहा हूँ, ऑफिस में बुरा दिन गया, तो ठीक कोई बात नहीं, खुद को मैंने समझा लिया, रेगुलेट कर लिया, घर में जाके ये चीज नहीं करना है मेरे को, ठीक है। तो मैं क्या, खुद के मैंने इमोशन को संभाल लिया। लेकिन अगर मान लिया जाए कि मैं खुद को संभाल रहा हूँ, लेकिन वही अगर मेरी वाइफ फॉर एग्जाम्पल, वो अगर खुद को संभाल नहीं रहेगा, मैं तो सिर्फ मेरे को जो मेंटल पीस चाहिए वो सिर्फ मैं खुद को संभालने के नहीं मिलेगा, मुझे घर जाऊंगा, ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ कंप्लेन करे, ये करे वो करे, तो उस सिचुएशन में क्या है कि मुझे खुद को तो समझना है, खुद को रेगुलेट करना, लेकिन साथ साथ उसके इमोशंस को भी समझना है, ठीक है, कि वो भी बेचारी दिन भर अकेले रहती है, ठीक है, तो उसके पास भी कोई बात करने के लिए नहीं, इसलिए शाम को ऑफिस जाने का दिए नहीं कि अपना फ्री टाइम में जाके बहन जैसा सो जाओ, या फिर बाहर घूमने निकल जाए, बैठे टीवी देखो, ठीक है। वो बेचारी भी अलग रहती है, उसको वैसे बहुत सारा बात करने का तरीका होता है, वो उसका कोई फ्रेंड सर्कल भी नहीं, इसलिए ऑफिस आने के मैं क्या करूंगा, करे उसके इमोशंस को भी समझूंगा मैं, और ठीक है, और उसके इमोशंस को भी रेगुलेट करने के लिए क्या करूंगा कि ठीक है कोई बात नहीं, ऑफिस से आ गया, अब खत्म है बात, अब उसके साथ भी टाइम स्पेंड करना है, इसलिए मैं क्या करूंगा, टीवी या फिर उतना मोबाइल से दूर रह के आराम से छत पे जाएंगे, फिर बातचीत करेंगे, ठीक है, खाएंगे पिएंगे, ठीक है, थोड़ा टहल वहल लेंगे। क्लियर है? तो मतलब क्या, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, खुद के इमोशंस को समझना, खुद के इमोशन को समझना, उसको रेगुलेट करना, उसके बाद दूसरे सामने वाले के इमोशंस को समझना, ठीक है, उसके बाद सामने वाले के इमोशंस को रेगुलेट करना, ठीक। ये झगड़ा ही हो गया एग्जांपल, ठीक है। तो भैया ठीक है, यहाँ पे क्या किया, अगर मान लो दोनों इंसान लड़ रहे हैं, आपकी वाइफ ने कुछ बोल दिया, पार्टनर ने कुछ बोल दिया, तो आप उसको रिएक्शन दे रहे हो, तो उससे झगड़ा बढ़ती जाएगा, ठीक है। तो आप इमोशनली फूल बन जाओगे। अगर कोई इंसान लड़ रहा है, आप भी उसको जवाब दे रहे हो, तो इमोशनली फूल हो आप, क्यों? जैसे झगड़ा खत्म होने वाला है नहीं, ठीक ना। उसने मान लो दो बात आपको कहा, आपने बदले में चार बोला, फिर वो चार का जवाब आठ से देगा, फिर आठ का 16 होगा, ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे इंटेलिजेंट काम क्या है कि भैया उसने दो बात कहा, तो आप समझो कि भैया ये मेरा दुश्मन तो है नहीं ना, ये अपना ही इंसान है ना मेरा, और गुस्सा है, कोई बात नहीं। तो आपने समझा कि ये सब इंसान बुरा नहीं है, ये सब सोच नहीं रहा है, खाली गुस्से में ये सब बोल रहा है, ठीक है। तो अगर आपने उसके इमोशन को समझा कि ठीक है ये गुस्सा है, ठीक है, तो आपने उस चीज को समझा, अब आप क्या कर रहे हो, आपको समझ में आ गया प्रॉब्लम का रूट ये है, आपने उसके इमोशन को समझ लिया कि इसकी इंसान का इमोशंस ऐसा इसलिए ऐसा बिहेव कर रहा है। तो अब क्या करोगे, अगर एक बार आप समझ गए कि रीजन क्या है, आप उसका सॉल्यूशन भी कर सकते हो। कैसे? अगर मान लो गुस्से में कुछ बोल रहा है, ठीक है, आपने क्या बोला, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, सॉरी, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक। आपने क्या किया, ऐसे सिंपल सॉरी बोल के आपने क्या किया, उसके बिहेवियर को रेगुलेट कर लिया, उसको भी लगा कि नहीं नहीं इसने अपना गलती एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है कोई बात नहीं। या फिर मान लो कि खाना बना के उसको दे दिया, खिला दिया, तो वो इंसान खुश हो गया, एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। तो अगर आपको इमोशनली हैप्पी रहना है, ठीक ना, क्योंकि ह्यूमन का नीड होता है इमोशनल सेटिस्फेक्शन, ठीक। तो अगर आपको हैप्पी रहना है, तो आपको खुद को भी इमोशन समझना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि भैया अगर मान लो कि देवदास बन के बैठे हुए हैं, आपका शादी वादी हो गया, तब भी आप देवदास बन के बैठे हुए हैं, तो वो तो फिर आपका खुद के लिए भी नुकसान है, आपका, और दूसरा बात है अपने पार्टनर के लिए भी नुकसान है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। तो अपने इमोशंस को भी समझो, और फिर उसको रेगुलेट करो कि ऐसा क्यों हो रहा है, फिर सामने अपने मतलब सामने वाले का भी इमोशंस को समझो, और उसके इमोशंस को भी रेगुलेट करो। रेगुलर इन द सेंस, मान लो कि उसका मूड खराब है, आपको पता है मूड खराब है, तो आप क्या सिंपली एक चॉकलेट हिला के दे दो, क्या होगा कि, या कुछ ऐसा कर दो कि जो उसको पसंद है, तो उसका मूड भी थोड़ा रेगुलेट हो जाएगा, थोड़ा अनहैप्पी से हैप्पी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो पहला कंपोनेंट क्या है, सेल्फ अवेयरनेस। कहाँ पे थे हम लोग, हाँ यहाँ पे थे, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस रिफर्स टू द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल योर ओन इमोशंस एंड द इमोशंस ऑफ अदर। खुद का इमोशंस को भी कंट्रोल करना और दूसरे के इमोशंस को भी कंट्रोल करना, मतलब सॉरी मॉनिटर करना है, कंट्रोल अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, अंडरस्टैंड करना और कंट्रोल करना है। Emotions depend not so much on the event but on how those emotions are preserved, ठीक। इमोशंस किसी इवेंट के ऊपर कम मतलब डिपेंड नहीं करता है। अगर ऐसा होता तो कोई क्या होता है, कोई मान लो एक ही इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, अगर मान लिया जाए आपका फोन टूटा, ठीक, कोई किसी की क्या, किसी नॉर्मल चीज है, ठीक, कोई बात नहीं, टूटा टूटा, लेकिन दूसरे के लिए क्या कि भैया रोते रहता है, टूट गया टूट गया टूट गया टूट गया, ठीक है। तो मतलब क्या, इंसिडेंट इमोशन जो होता है किसी इंसिडेंट पे डिपेंड नहीं करता। इससे क्या होता है, जैसे एग्जांपल बहुत लोग का मैरिज टूटता है, डाइवोर्स वो पर्सन भी ले रहा है, ठीक है, डाइवोर्स ये भी ले रहा है, तो इसका एक रिलेशनशिप टूटा है, लेकिन ये क्या बंदा रो रहा है देवदास बन के, लेकिन दूसरा का टूटा, उसने क्या किया, दूसरा दूसरा जाके शादी कर लिया इसने, ठीक है। इवेंट तो दोनों एक ही हो रहा है ना, कि दोनों का एक रिलेशनशिप टूटा है, ठीक, डाइवोर्स हुआ है, लेकिन एक पर्सन क्या बैठ के रो रहा है क्योंकि उसका इमोशन ऐसा है, दूसरा क्या किया, जाके दूसरा शादी कर लिया उसने, ठीक है। इवेंट एक ही है बट इमोशंस अलग अलग है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है कि इमोशन जो होता है वो इवेंट पे डिपेंड नहीं करता है। इमोशंस क्या करता है, हमारे रिएक्शन पे डिपेंड करता है कि हम उसके लिए फर्दर उससे क्या सीखते हैं या फिर कैसे उसको रेगुलेट करते हैं, ठीक ना। इसलिए कहा जाता है ना कि लाइफ इज ऑल अबाउट 10% इंसिडेंट और 90% हाउ वी रिएक्ट टू दोज इंसिडेंट।
तो ये इमोशंस डिपेंड not so much on the event but on how those emotions are ये a power of emotion is ये since time immemorial इतना इतना meaning society। हाँ, कंपोनेंट क्या क्या होता है? सेल्फ अवेयरनेस, जो मैंने बोला कि फर्स्ट क्रूशियल कंपोनेंट इज अवेयरनेस ऑफ वंस ओन इमोशन। मतलब क्या कि भैया सबसे बताओ खुद का इमोशंस को समझना पड़ेगा, ठीक है? खुद को नहीं समझोगे दूसरों को क्या फिर समझोगे और समझाओगे, ठीक है? द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड पर्सनल मूड एंड इमोशंस। तो मतलब क्या खुद के मूड को समझो कि भैया ऐसा मूड क्यों है, खुद के लाइफ को समझो, खुद के इमोशन को समझो, ठीक है? इट ड्राइव्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ अदर्स, ठीक, कि ऐसा क्यों हो रहा है और अगर मेरा खराब मूड हो रहा है दूसरों पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है उसका, वो सच समझो सब कुछ। फिर उसको एक बार समझ गए तो सेल्फ रेगुलेट करो। मैनेजिंग वंस इमोशंस, अपने इमोशंस को मैनेज करो। द एबिलिटी टू कंट्रोल, वो इम्पल्सिव नेचर को कंट्रोल करो, ठीक है? मूड को कंट्रोल करो। जैसे एग्जांपल ले लिया जाए कि देखो अगर मान लो आप गुस्सा हो, ठीक है? नॉर्मली मेरे साथ ये चीज होता है, जैसे मान लो कि मैं गुस्सा हूँ, ठीक है? मैं एंग्री हूँ, ठीक? अब क्या होता है, मुझे पता है कि भैया मैं एंग्री हूँ बिकॉज एक्स वाई जेड रीजन के कारण, ठीक है? क्लियर? अब मैं अपने इमोशन को समझ चुका हूँ, मेरा मूड खराब या फिर मैं गुस्सा क्यों हूँ, क्योंकि मैं साथ ये एक्स वाई जेड थिंग हुआ है, ठीक है? अब क्या है कि अब मुझे एक चीज और पता है कि अगर मैं अपने बिहेवियर को, गुस्से को कहीं ना कहीं मतलब एक टाइप से निकालू लोगों तो किसी, अगर मैं बिहेवियर में लाऊंगा तो क्या होगा कि वो एक्सटर्नल डैमेज करेगा, ठीक है? अब क्या होता है कि अगर मान लो मैं अपने चुपचाप, जैसे एग्जांपल अब मैं रेगुलेट कैसे करता हूँ, सिंपल। अब क्या होता है जब मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली खुद को अकेला कर लेता हूँ, ठीक? बिकॉज कहीं ना कहीं उसके पीछे ये थिंकिंग है भैया, आप जब गुस्सा हो रहा है तो आपका इंटरनल डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है? इंटरनल डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक? लेकिन आप गुस्से में किसी के साथ मिसबिहेव कर रहे हो, कुछ उल्टा पुल्टा किसी को बोल दे रहे हो ना, तो उसके कारण क्या हो रहा है, एक्सटर्नल डिस्ट्रक्शन हो रहा है, क्योंकि बोला गया बात कभी फिर माइंड में हमेशा रहता है, ठीक है? इट इज बेटर कि आप जब एंग्री हो तो आप इंटरनल डिस्ट्रक्शन कर लो, जिससे कि आपको जो नुकसान हो खुद का, एक्सटर्नल डिस्ट्रक्शन मत करो। क्योंकि एक बार जो एक्सटर्नली खराब हो जाएगा, जैसे मान लो गुस्से में आपने किसी को कुछ बोल दिया या फिर गुस्से में किसी को थप्पड़ मार दिया, तो वो चीज बाद में आपको खुद पछतावा रहेगा, प्लस उस इंसान के साथ आपका रिलेशन खराब हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए, ठीक है? इसलिए जब गुस्सा हो तो अकेले में आ जाओ, क्योंकि वो रेगुलेट करने का तरीका हुआ है सबको, वही बात है कि सबका अपना अपना तरीका होता है, तो आपको कोई यूनिवर्सल तरीका नहीं होता है, ठीक है? कि कैसे आप अपने बिहेवियर को रेगुलेट करो, ठीक है? क्लियर? तो ये यूनिवर्सल नहीं होता, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। लेकिन ये बात है कि सबको सीखना पड़ेगा कैसे वो मतलब अपने आप को रेगुलेट करें, बिकॉज अगर वो नहीं सीखेगा तो कहीं ना कहीं इमोशन में बह के वो अपना हर रिलेशन को खराब करने वाला है, अपनी लाइफ को खराब करने वाला है, क्योंकि इमोशंस के साथ बहेगा, ठीक है? जैसे ऐसा नहीं कि गुस्सा हो गया था फोन ऑफ कर दो, ये कर दो, वो कर दो, जिसके सामने वाले को अपना सफाई देने का मौका भी ना मिले, ठीक है? समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? हेलो, चलेगा क्या सब लोग? हाँ ठीक है, चलो। सेल्फ रेगुलेशन हो गया, ठीक है? उसके एम्पैथी, मतलब एम्पैथी मतलब क्या है कि खुद को दूसरे की जगह पर रख के सोचना या फिर दूसरे के इमोशन को समझना, ठीक है? कि नोइंग अदर्स पीपल इमोशंस, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इमोशन मेकअप ऑफ अदर पीपल, ठीक? ये भी एक टाइप का स्किल है जो हमको सीखना पड़ेगा। बाय हैविंग दिस वन, वन कैन एक्सपर्टाइज इन बिल्डिंग एंड रीडिंग टैलेंट, ठीक? ये भी एक टैलेंट है, और इससे क्या होता है कहीं ना कहीं आप सोशलाइज होते हो और एक अच्छा बॉन्डिंग डेवलप करते हो, चाहे अपने फैमिली मेंबर के साथ हो, चाहे अपने कॉलीग के साथ हो, ठीक ना? चाहे क्लाइंट के साथ हो, ठीक? सोशल स्किल्स ये होता है कि भैया जैसे आप अपने खुद को इमोशन को समझ रहे हो, दूसरे के इमोशन को समझ रहे हो, तो आप कैसे उसको मैनेज कर सकते हो, ठीक है? वो जैसे यह काम कहाँ आता है, जैसे एग्जांपल मान लिया कहीं ना कहीं सब इंसान का जो सोशल चेंज लाना है सोसाइटी के अंदर, तो सोशल चेंज कहीं ना कहीं उसके इमोशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है? जैसे एग्जांपल ले लिया जाए कि पहले के टाइम में क्या सती सिस्टम, ठीक, तो भी कहीं ना कहीं लोगों के इमोशन से जुड़ा हुआ था, ठीक? तो वैसे सिचुएशन में अगर आपको लोगों के अंदर सोसाइटी के अंदर चेंज लाना है, तो आपको उनके इमोशंस को समझ के उनके इमोशंस को रेगुलेट भी करना पड़ेगा, ठीक है? अब बेनिफिट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, तो एक इंसान अगर इमोशनल इंटेलिजेंट है तो क्या क्या बेनिफिट होता है उसको अपने लाइफ में? बेटर रिलेशनशिप, जो मैंने बताया, फायदा बता दिया ऑलरेडी। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट हो और इमोशनल इंटेलिजेंट को अप्लाई कर रहे हो, ठीक ना, इमोशनली आप इंटेलिजेंट हो, खुद के इमोशन को जान रहे हो, समझ रहे हो, पार्टनर के इमोशन को समझ रहे हो, ठीक ना, उसको मैनेज कर रहे हो, तो इससे क्या होगा कि आपका रिलेशनशिप के अंदर जो सेटिस्फैक्शन है वो हाई रहेगा एज कम्पेयर टू अदर्स जो ऐसा नहीं कर पा रहे, ठीक है? इंप्रूविंग द emotional intelligence will enable your interact and communication with other more effectively and enhance your relationship, ठीक? Also being able to manage your and other successfully, ठीक है? ये एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप के में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
लीडरशिप कैपेबिलिटी, अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस हो तो क्या होगा कि सिंपल सा बात है, अपने अपने टीम को समझोगे आप अच्छे से, ठीक है। टीम के प्लेयर का अच्छाई बुराई सब समझोगे, ठीक है। टीम के मेंबर से आपका बॉन्डिंग अच्छा होगा, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं पूरा टीम का यूनिटी एक साथ खेल पाएगा, ठीक, एक साथ रह पाएगा। डेवलपिंग एम्पैथी एंड अंडरस्टैंड अबाउट द पीपल, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करेगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया डीम वाले केस में, वहां पे भी कहीं ना कहीं उस पर्सन ने इमोशनल इंटेलिजेंस लगाया अपना, समझा उस औरत के प्रॉब्लम को, ठीक है। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी में हमारा मतलब हेल्प करेगा। सेल्फ मैनेजमेंट, खुद को मैनेजमेंट करने में हेल्प करेगा, मतलब खुद के इमोशन को हम लोग मैनेज करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जो इमोशंस में बह के हम लोग जो देवदास साहब बैठ के सैड सॉन्ग सुनते रहते हैं वो काम नहीं करेंगे, और भले इमोशंस कैसा भी समझ के देखेंगे कि अरे बहुत सैड फील कर रहे हैं कि ऐसा लोग बोल रहा है, ऐसा लोग बोल रहा है, लेकिन अल्टीमेटली रास्ता क्या भैया, पढ़ाई करके जॉब। तो सिंपल क्या है कि भैया बोलने दो, सॉल्यूशन यही है, तो सेल्फ मैनेजमेंट करेंगे तो मतलब क्या, पढ़ाई पर ध्यान दो, अल्टीमेटली यही सॉल्यूशन मेरा, ठीक है। तो वही बात है, अगर आप इमोशन को समझोगे तो खुद को इमोशंस को कंट्रोल करते हुए, रेगुलेट करते हुए आप अपना लाइफ को प्रोडक्टिव बना सकते हो। आई गिव यू अ टूल टू बिकम सेल्फ अवेयर अबाउट द इमोशंस, ठीक है, ये सब है। तो आप उससे क्या होगा कि अल्टीमेटली आपको सेल्फ मैनेजमेंट आएगा आपके अंदर, तो आप निगेटिव इमोशंस जो होता है आपका, ठीक है, एंगर हो गया, सैडनेस हो गया, इससे आप बचे रहोगे नेगेटिव इमोशंस से। तो एक सिविल सर्वेंट के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या क्या काम है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम, तो अगर आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, अगर आप इमोशनली लोग अटैच नहीं हो पा रहे हो, इमोशनली समझ नहीं पा रहे हो, एम्पैथी नहीं है आपके अंदर, तो आप लोगों का प्रॉब्लम कैसे समझोगे। तो अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस हो, ठीक है, तो आप लोगों के प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पाओगे, ठीक। अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम, हिज मेन रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन विच रिक्वायर हिम टू एंगेज विद पीपल, ठीक। टू टेक डिसीजन, ग्रीवेंसेस, उनका ग्रीवेंसेस सुनना है, उनको सॉल्व करना है, प्रॉब्लम्स को उनको समझने के लिए आपको इमोशनल इंटेलिजेंस होना पड़ेगा, ठीक है। प्रैग्मेटिक अप्रोच, तो ऐसा नहीं कि आप हर टाइम रूल बुक को फॉलो कर सकते हो, आपको सब चीज को कंसिडर करना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन है, नहीं सिचुएशन है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है कि आपको उस सिचुएशन को समझने में हेल्प करता है, ठीक है। बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है हमारा, ठीक। लीडरशिप इंप्रूव करता है। बॉडी लैंग्वेज में अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंस हो तो क्या होगा कि अल्टीमेटली से मान लिया जाए आप इमोशनली समझते हो लोगों के प्रॉब्लम को, ठीक एग्जांपल, तो क्या होगा, सिंपल सा बात है, अगर मान लो कि कोई कॉलीग के घर आप जा रहे हो, ठीक ना, तो मान लो कि उसके फैमिली किसी का डेथ हो गया, तो अपना शोल्डर लो करते हुए जाओगे, ऐसे झुका के जाओगे, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दिखाना चाहते हो कि भैया कि आई एम एम्पैथाइज विद यू, कि मुझे भी मतलब दुख है तुम्हारे मतलब दुख होने का, ठीक है। तो ये क्या क्या है कि आप इमोशनली अगर इंटेलिजेंट हो तो आपके बॉडी लैंग्वेज में शो होगा, क्लियर है। और जब खासकर जब जैसे मान लो क्राइसिस टाइम, जैसे मान लिया जाए कि अभी क्राइसिस पैंडेमिक का टाइम है, ठीक है, मान लो कोरोना वायरस या फिर मान लो कि बाढ़ वगैरह या फिर जो डिजास्टर आ गया, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट हो तो आप क्या लोगों के प्रॉब्लम को समझोगे, रियल प्रॉब्लम को। ऐसे नहीं बोल सकते कि भैया पूरा कंप्लीटली लॉकडाउन है, कोई घर से बाहर नहीं निकला 1 महीने तक, ठीक है, तो वो तो इमोशनली पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। तो आप लोगों के प्रॉब्लम को क्या होता है, लोगों के घर में बूढ़े माँ बाप है, उनके लिए मेडिसिन लाना हो सकता है, ठीक है, बच्चे तो बच्चों के लिए दूध लाना हो सकता है, ब्रेड लाना हो सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, जब इमोशनली इंटेलिजेंट हो गया आप, तो इन सब चीजों को लोगों के प्रॉब्लम के बारे में आप सोचोगे, तो वो जो सोच के आप पॉलिसी इंप्लीमेंट करोगे, क्या कि ठीक है 4 घंटे के लिए हम अलाउ करते हैं लोगों के आसपास जाने के लिए, सामान ला सकता है नहीं ला सकता है, ठीक है, मेडिसिन दुकान हर टाइम खुले रहेंगे, हॉस्पिटल खुला रहेगा, ठीक है, ऑनलाइन चीज खुला रहेगा, क्योंकि जरूरी तो नहीं कि सब लोग खाना वाना घर में ही ले लेता है, बना सकता है, क्योंकि लोग अकेले ही बहुत लोग रहते हैं, उनका क्या होगा, ठीक है। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट होगा, लोगों के प्रॉब्लम को समझोगे कि भैया लोग जो काम नहीं कर पाए, डेली मजदूर है, उनको खाना पीना क्या होगा, तो आप उनको लिए फिर फ्री फूड प्रोवाइड करवाओगे, राशन प्रोवाइड करवाओगे, ठीक है। तो ये सब कहीं ना कहीं होता है क्राइसिस के टाइम में इमोशनली, क्योंकि क्या होता है देखो, जैसे अभी कोविड का टाइम आया तो कोई हमारे पास रूल्स तो था नहीं ना कि भैया कोविड अगर सिचुएशन आएगा तो हमको उसको उस टाइम में कैसे रिएक्ट करना है लोगों का प्रॉब्लम को, ठीक है, तो कोई सिचुएशन था नहीं हमारे पास। तो वैसे टाइम में क्या होता है, जब लॉ नहीं होता है हमारे पास, तो वैसे टाइम में क्या होता है, हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस ही हमारे काम में आता है, ठीक है। अब इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, योगा हुआ, योगा से क्या होगा, मेडिटेशन होगा, तो मेडिटेशन करेंगे तो क्या खुद को समझेंगे हम, ठीक है, जिससे हम खुद के बॉडी पे कंट्रोल होगा, खुद के सांसों पे कंट्रोल करना सीखेंगे तो खुद के एक्शन पे भी कंट्रोल करना सीख जाएंगे। इमोशनल लिटरेसी मतलब क्या, आपने खुद को इमोशन को समझो, पढ़ो, ठीक है ना, किस टाइप का इमोशन कैसे होता है, कैसे हार्म करता है, कैसे उसको यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है, आइडेंटिफाई करो। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब क्या कि अपने जो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हुआ या फिर मतलब जो बातों के अलावा जो कन्वर्सेशन का जो टूल होता है ना, चाहे बॉडी लैंग्वेज हो या आई कांटेक्ट हुआ, उसके ऊपर आप काम करो, ठीक है। इम्पैथी अपने अंदर जनरेट करो, मतलब क्या, खुद को दूसरे के जगह रख के सोचो, ठीक है, कि भैया उसके साथ ये हुआ, तो अगर मान लो कि मैं उसकी जगह पे होता तो फिर मैं मेरे को कैसा फील होता, फिर उसके हिसाब से उसको ट्रीट करो। ऑप्टिमिज्म बनो, भैया कैसा सिचुएशन कैसा भी खराब हो जाए लेकिन हमको एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, ठीक है, कि जितना ही फील है मेरे को क्यों ना मिले, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड मिलना है कि हमको सक्सेस मिलेगा, इसलिए अपने काम पे फोकस रखना है। इंट्रोस्पेक्ट करते रहो, मतलब टाइम टू टाइम क्या है कि हमारा, आप अपने इमोशन को समझो, देखते रहो कि ये जो मैं वैल्यूज मान रहा हूँ, ठीक है, अपना जैसे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शन, अपने एक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी लो,
वंस यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी यू विल बी एबल टू फाइंड द रूट कॉज बिहाइंड दैट इमोशन, ठीक है। ऐसा नहीं बोलो कि मैंने गुस्से में उसको थप्पड़ मार दिया या फिर गुस्से में चीज तोड़ दिया, ऐसा थोड़ी होता है। गुस्से को आप ब्लेम करो, आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, क्योंकि वो जो गुस्सा है वो तो आपका ही है ना। तो इसलिए मत बोलो, गुस्से को मत बोलो ब्लेम करो कि नहीं मैं गुस्से, सॉरी मैं मतलब ये गुस्से मैंने ऐसा काम किया, गुस्से का कारण ऐसा हुआ। नहीं, गुस्से का नहीं हुआ, आपने अपने गुस्से को एक्सप्रेस किया इसलिए ऐसा हुआ। तो ये चीज आपने किया ना कि आपके गुस्से ने किया, बिकॉज गुस्सा आपका, तो इट वॉज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज और टू रेगुलेट और टू मेंटेन योर एंगर। एंगर मैनेजमेंट करने का काम आपका था। अगर आप नहीं काम कर पा रहे तो एंगर को ब्लेम मत करो, आप अपना करो। क्योंकि लाइफ दुनिया में बहुत ऐसे लोग भी हैं जो कि एंगर होने के बाद भी मतलब कुछ नहीं, सब लोग तो एंगर होने के बाद तो थप्पड़ नहीं मारते किसी को या फिर कुछ तो तोड़ते तो नहीं है ना, ठीक है। तो ये आप एक्सक्यूज मत दो। अगर ऐसा होता कि रियल में एंगर होने के बाद लोग मारते, थप्पड़ ही मारते या फिर गुस्से को एक्सप्रेस करते, तो सब लोग करते, यूनिवर्सल होता है ये चीज। लेकिन ये चीज तो यूनिवर्सल है नहीं, तो इसीलिए आपने जो काम किया वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका खुद का है। तो आप किसी और चीज को ब्लेम मत करो, ठीक है। इमोशंस को ब्लेम मत करो, बिकॉज इमोशंस को मैनेजमेंट करने का काम आपका खुद का था। क्लियर है यहाँ तक? तो आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। अच्छा एक सेकंड रुको, ये देख लो, ठीक है, एक छोटा टॉपिक है। अब अच्छा देख लो खुद भी, ऐसा कुछ नहीं है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है चलो फिर, कल मिलते हैं 8 बजे, ठीक है। बाय।